मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। जैसे कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को। उससे पहले एक जरूरी बात जो आपके लिए जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए आपकी तैयारी को पुख्ता बनाने के लिए हमने जारी किया है सिंघम बैच, जिसमें हम राजनीति विज्ञान विषय की आपकी A to Z पूरी रणनीति के साथ तैयारी कराएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हो केवल 2,999 में इस सिंघम बैच को। जिससे क्या होगा कि पॉलिटिकल साइंस विषय पर आप बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसी के साथ साथ आपको सारा नोट्स और मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, कहीं भी जो एग्जाम है MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का, राजनीति का बहुत अलग अलग सिलेबस इसका है, जो किसी एक बुक में आपको नहीं मिलने वाला है। हम आपको हमारे द्वारा जितना भी आपकी आवश्यकता है एग्जाम के लिए, पूरा सिलेबस यहाँ उपलब्ध कराएंगे। और ना केवल पेपर में, बल्कि पेपर के बाद इंटरव्यू के लिए भी आपकी तैयारी को बहुत पुख्ता बनाएंगे। कुछ खास चीजों को जो जो आपके लिए जानना जरूरी है उनको आपको बताएंगे, आपकी तैयारी कराएंगे, आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम उपलब्ध कराएंगे। तो केवल 2,999 में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे विषय पर। जैसे कि हम भी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को पढ़ रहे हैं। आज के विचारक है माओ। माओ है ना? तो देखते हैं इनका क्या योगदान रहा है राजनीति में, क्या इनके विचार रहे और क्या इनकी देन रही है। तो कार्ल मार्क्स पहली बार दुनिया में आते हैं और एक नई परंपरा का जन्म देते हैं। वो परंपरा है जो पहले से समाजवाद चला आ रहा था दुनिया में। तो मार्क्स पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सारे हमारे जो मार्क्स या समाजवाद के सिद्धांत है, उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके एक सिद्धांत बनाते हैं। वो होता है पूंजीवाद के अगेंस्ट में, पूंजीवाद की कमियों को दूर करने के लिए, दुनिया में समानता स्थापित करने के लिए मार्क्स देते हैं साम्यवाद का सिद्धांत, जिसको लेनिन यूएसएसआर में लागू करते हैं पहली बार 1917 में साम्यवादी क्रांति के द्वारा। इसके पश्चात क्या होता है? ऐसी ही अवस्था होती है चाइना में, जहां की जार का शासन होता है, उस समय राजा का शासन होता है। और कहीं ना कहीं अंग्रेज भी होते हैं जो शोषण कर रहे होते हैं। तो 1949 में 1949 में माओ चाइना में साम्यवादी क्रांति को जन्म देते एक अलग तरीके से कुछ नए सिद्धांतों का निर्माण करते, जिसमें साम्यवादी क्रांति में एक गांव को अपना क्रांति का केंद्र बनाते हैं, किसानों को क्रांति में शामिल करते हैं और इस तरीके से सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। तो इसलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है कि किस तरीके से एक साम्यवाद को नए रूप में लागू करते हैं और क्या राजनीतिक विचार ये देते हैं। तो पहले सबसे पहले हम थोड़ा-सा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इसके बाद में और इनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को हम क्रमशः जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले माओ का जीवन परिचय। तो जैसे मैंने आपको बताया, माओ का जन्म कहाँ होता है? जैसा आप जानते हैं सभी, माओ का जन्म होता है चीन में, है ना? चीन में इनका जन्म होता है, चीन के ह्यूनों प्रांत में। कहाँ इनका जन्म होता है? तो हमारे जो महोदय है, माओ महोदय, इनका जन्म होता है चीन में। इनका जन्म हुआ था ह्यूनोन, या आप इसे कह सकते हैं ह्यूनान प्रांत में, है ना? ह्यूनान प्रांत में चाइना में हमारे माओ जी का जन्म होता है। कब होता है इनका जन्म? होता है 1893 ईस्वी में। 1893 में इनका जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो जन्म के समय इनका जो पालन पोषण होता है, ये निर्धनता में होता है। इनके पिता एक किसान होते हैं, तो इनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं होती, मतलब काफी गरीबी में जो है इनका जीवन व्यतीत होता है। इसके बाद क्या होता है, इनके जो पिता है वो अनाज के व्यापारी बनते हैं। अनाज के व्यापारी बनते हैं। और जब अनाज के व्यापारी बनते हैं, और जब इनके पिता अनाज के व्यापारी बनते हैं, तब इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अपनी सारी शिक्षा और जो बचपन का शिक्षा, कॉलेज, महाविद्यालय, सारी जो भी शिक्षण कार्य है, ये चीन में ही पूरा करते हैं। और चीन में एक इनके शिक्षक है जिनका नाम था यांग। ये उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाई में इनकी रुचि बढ़ जाती है इनके कारण। इसके बाद क्या होता है आगे, जब इनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो ये पुस्तकालय में नौकरी करते हैं। पुस्तकालय में क्या करते हैं? नौकरी करना आरंभ करते हैं।
पुस्तकालय में जब ये नौकरी करते हैं तो नौकरी करते करते इनका क्या होता है, इनको पढ़ने का मौका मिलता है। तो पहली बार ये पढ़ते हैं मार्क्स को, और खास तौर से जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बुक है ना, मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो बुक को पढ़ते हैं, इनको बड़ा उत्साह आता है। इसके बाद में सारी किताबें पढ़ते हैं मार्क्स से संबंधित। तो जब ये सारी किताबें पढ़ते हैं तो इनका जो झुकाव है वो मार्क्सवाद की तरफ हो जाता है। इनके विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है कार्ल मार्क्स के विचारों का, और कहीं ना कहीं ये भी क्रांति करने का सोचने लगते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं साम्यवादी जो गतिविधियां होती है चाइना में, उन गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं। इसी बीच क्या होता है, लगभग 1927 में चीन का जो एक शहर है जिसको आप कहते हैं संघाई, है ना, बहुत प्रसिद्ध ये शहर है। तो संघाई शहर में पहली बार एक साम्यवादी जो नेता है, साम्यवादी नेताओं का सम्मेलन होता है। साम्यवादी नेताओं का सम्मेलन होता है, इसमें ये भी शामिल होते हैं, माओ भी शामिल होते हैं। तो साम्यवादी नेताओं के सम्मेलन में हमारे माओ महोदय भी शामिल होते हैं। जब शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी छवि भी एक नेता के रूप में बन जाती है, और ये और अधिक भाग लेने को लगते हैं सारी साम्यवाद से संबंधित जो भी गतिविधियां वहां होती है। तो इस समय क्या होता है, जो शासक होता है उनका अत्याचार एक तरीके से बढ़ते जाता है। और इधर यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर में आपको पता है यहाँ पर स्टालिन स्टालिन दबाव बनाते हैं। किस पर दबाव बनाता है स्टालिन, जो चाइना के साम्यवादी है, चाइना के साम्यवादी है, इन पर क्रांति करने के लिए दबाव बनाता है कि आप क्रांति करिए और साम्यवाद की स्थापना करिए, क्योंकि यूएसएसआर के स्टालिन बहुत सहयोग देते हैं साम्यवादियों को। इसी समय हमारे यहाँ के जो एम एन रॉय है, एम एन रॉय महोदय को भी भिजवाया जाता है चाइना में कि ये क्रांतिकारियों में एक सहमति बनाए और जल्दी से क्रांति करे। पर यहाँ के नेताओं जो है, जो चाइना के नेता है, वो कहीं ना कहीं सहमत नहीं होते एम एन रॉय के विचारों में। इनमें आपसी मतभेद पाया जाता है, तो उस तरीके से क्रांति को अंजाम नहीं दे पाते, इसलिए स्टालिन और एम एन रॉय में कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है और इनको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक ये कहानी है ऐसी। दूसरा, जब यहाँ पर क्रांति के लिए दबाव बनाते हैं कौन, स्टालिन महोदय यूएसएसआर में बैठे हुए, क्योंकि यूएसएसआर जो है, स्टालिन जो है वो केंद्र है, अभी जो साम्यवाद का केंद्र यूएसएसआर था, है ना, और उसका नेता था स्टालिन। यही मदद कर रहा था साम्यवादी क्रांति लाने के लिए। तो भैया अब क्या हुआ, इनने दबाव बनाया। तो इसी समय एक पार्टी और हुआ करती थी चाइना में, जो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही थी, सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहती थी। तो वो पार्टी का नाम है क्या, कुओमितांग। कुओमितांग पार्टी थी, और इसके जो नेता थे उनका नाम था चियांग चियांग काई शेक, है ना, चियांग काई शेक। चियांग काई शेक एक दूसरे बड़े नेता थे, और उनकी पार्टी का नाम था कियोमितांग, ना। तो फिर क्या करते हैं जो साम्यवादी है, ये जो कियोमितांग पार्टी है, साम्यवादी लोग क्या करते हैं, कियोमितांग जो पार्टी है प्लस साम्यवाद, ये लोग आपस में मिलकर एक गठजोड़ बनाते हैं ना, साम्यवादी पार्टी, ये मिलकर एक संगठन बनाती है। किसके खिलाफ, जो जार है, जार या जो राजा है ना, जो राजा बैठा हुआ है सत्ता में, इस सत्ता को हटाने के लिए ये लोग साथ में क्या करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं और साथ में संघर्ष करते हैं, है ना, इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। पर कारणवश इनके बीच आंदोलन ज्यादा दिन चल नहीं पाता है, इसकी वजह से इन दोनों में आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो कियोमितांग की पार्टी है और जो साम्यवादी पार्टी है, जिसके नेता है चियांग काई शेक, इनके बीच में, इनके कियोमितांग पार्टी और साम्यवाद में आपसी संघर्ष शुरू हो जाता। तो ये संघर्ष से क्या होता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है चीन में। गृह युद्ध मतलब इन आपसी में संघर्ष करने लगते हैं, तो एक हिंसा पैदा हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कियोमितांग था ये शक्तिशाली नेता होता है और सत्ता में इसकी पकड़ होती है, और ये सत्ता में आ जाता है, शासन में आ जाता है। तो फिर ये साम्यवादियों का दमन करना शुरू करता है। दमन करना मतलब इनको मारना, भगाना, कमजोर करना, नेताओं को गिरफ्तार करना, इस तरह की हरकतें शुरू कर देता है चीन में। तो फिर क्या होता है, जितने भी साम्यवादी है, साम्यवादी लोग क्या करते हैं, ये गांव की ओर भागते हैं, है ना, ये भाग जाते हैं किधर, गांवों की ओर। ये गांव देहातों में चले जाते हैं।
गांव देहातों में चले जाते हैं और क्या करते हैं, फिर साम्यवादी क्रांति करने के लिए कृषक लोगों को, है ना, जितने भी साम्यवादी लोग गांव में चले जाते हैं तो एक उनका संगठन है। और जो कृषक है मतलब किसान है, ये किसानों के संगठन बनाते हैं क्रांति करने के लिए, किसानों को एकजुट करते हैं और एक नई तरीके से अपनी बुनियाद, साम्यवादी पार्टी की बुनियाद खड़ी करते हैं, है ना। इसके बाद में यहाँ पे आप एक बात और समझ लीजिए कि ये जो कियोमितांग पार्टी है, कियोमितांग पार्टी और जो साम्यवादी दल है, इनमें संघर्ष क्यों हुआ, इनमें संघर्ष क्यों हुआ और क्यों गृह युद्ध युद्ध की स्थिति पैदा हुई चाइना में, और ऐसा क्या कारण रहा कि ये माओ और जो साम्यवादी पार्टी के लोग हैं, इनको गांव में जाना पड़ा। तो चूंकि मैंने आपको बताया, स्टालिन ने दबाव बनाया किस पर, साम्यवादी दल पर, कि आप जल्दी से क्रांति करो। इन लोगों को बहुत जल्दी थी, यूएसएसआर वाले को, साम्यवादी को क्रांति करने की, क्योंकि ये शीत युद्ध शुरू हो चुका था, इनको अपना साम्यवाद को बढ़ाना था, पूंजीवाद को खत्म करना था, ये उसके लिए काम कर रहे थे। तो इनने क्या किया, कियोमितांग पार्टी के साथ साम्यवादी पार्टी ने क्या किया, समझौता कर लिया। तो इन्होंने समझौता करके एक सरकार का निर्माण किया था, संयुक्त सरकार का, ठीक है। वहां की जो राजा था उसको पराजित करके इनने संयुक्त सरकार का निर्माण कर लिया। फिर जब इन्होंने संघार सरकार का निर्माण कर लिया था, तो दोनों के बीच में जो कियोमितांग पार्टी थी, है ना, चियांग काई शेक की कियोमितांग पार्टी और साम्यवादी पार्टी, इनमें संघर्ष शुरू हो गया, किसको लेकर, कि सत्ता, सत्ता पर कौन बैठेगा, दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। तो भैया जो कियोमितांग बड़ा नेता था और वो प्रमुख था, तो उनने साम्यवादियों का दमन कर दिया। तो इसी दमन की वजह से इनको गांव में जाना पड़ा, ठीक है। क्योंकि देखो, जब साम्यवादी पार्टी संघर्ष नहीं कर पाई संयुक्त सरकार में, साम्यवादियों का दमन होने लगा, इनको गांव में भगना पड़ा। तो इस समय जो साम्यवादी पार्टी के नेता थे, साम्यवादी पार्टी के नेता थे, इनका नाम था चेन तू से। ये कहीं ना कहीं जो चियांग काई शेक थे, जिन्होंने कुओमितांग पार्टी बनाई थी, है ना, इनका सामना नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति साम्यवादी पार्टी में कमजोर होती है। तो अभी जब इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है, किनकी, जो हमारे व्यक्ति है जिनका नाम है चेन तू से, ये साम्यवादी पार्टी के प्रमुख होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सामना नहीं कर पाते चियांग काई शेक का, और कहीं ना कहीं साम्यवादी पार्टी को अपनी सत्ता से हाथ खींचकर दमन करता है, तो इनको भागना पड़ता है, गांव में देहातों में छुप कर रहना पड़ता है। फिर क्या होता है, 1935 का समय आता है। 1935 में जो माओ है, माओ साम्यवादी पार्टी का जो नेतृत्व है ना अपने हाथ में लेते हैं, साम्यवादी पार्टी के क्या बनते हैं, नेता बनते हैं, पूरा नेतृत्व अपने हाथ में लेते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो ग्रामीण है, गांव में रहते हैं ना, ये ग्रामीण लोगों का क्या करते हैं, समर्थन प्राप्त करते हैं, जो भी कृषक वर्ग है, क्योंकि कृषक बहुत ज्यादा थे, साम्यवादी विचार वाले व्यक्ति तो बहुत थोड़े से होते, पर कृषक भारत और चाइना में बहुत ज्यादा है, तो सभी कृषकों का समर्थन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे जमींदार होते हैं, क्योंकि जब आप संगठन खरीद खड़ा करते हैं तो आपको पैसे की भी जरूरत पड़ती, तो ये छोटे जमींदारों का भी समर्थन प्राप्त करते हैं ना, और दोहरी नीति अपनाते हैं। क्या है ये दोहरी नीति में आगे बताऊं। तो इस तरीके से एक विशाल जन समर्थन प्राप्त करते हैं और साम्यवादी पार्टी पर क्या करते हैं, माओ अपना अधिकार स्थापित करते हैं या उसके नेता बनते हैं। सब ग्रामीण लोगों को एकत्रित करते हैं, और जब ये एकत्रित करते हैं तो इस समय सबसे बड़े दो खतरे होते हैं चाइना पे। ये जो समय ये सब कर रहे होते मायो, तो दो, जब मायो ये सब चीजें कर रहे होते हैं, साम्यवादी पार्टी के नेता बनते हैं और उसको एकत्रित कर रहे होते हैं, इस समय दो खतरा होते हैं, दो खतरे होते हैं चीन पर। पहला क्या, जापान का साम्राज्यवाद, जापान का साम्राज्यवाद। क्योंकि आपको पता है इस समय द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, तानाशाही शक्ति बढ़ रही है हिटलर मुसोलिनी की, तो कहीं ना कहीं जापान कब्जा करते, चाइना पर कब्जा करना चाह रहा था, तो जापान के साम्राज्यवाद को रोकना, ये सबसे बड़ा खतरा था। दूसरा खतरा ये था कि जो सामंतवाद है, सामंतवाद, ये इनका शोषण बहुत बढ़ रहा था। सामंतवाद बड़े जमींदार होते हैं,
जिनके पास अपनी सेना होती, तो ये लोग किसानों का बहुत शोषण कर रहे थे, क्योंकि किसानों के तो नेता बने हैं माओ। तो किसान की बात तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि किसान ये सामंतों से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने माओ का समर्थन किया कि भैया हाँ, आप क्रांति करो और हमको इनसे आजादी दिला दो, हम बहुत परेशान हो चुके हैं लगान भर भर के सामंतवादों को। तो सामंतवाद का शोषण, तो ये दो सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है। अब क्या होता है, तो ये जापान जिस तरीके से अपनी सेना लेके बढ़ता है, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस भी मिलते हैं, और हमारे भारत का जो अंडमान निकोबार है, यहाँ तक जापान की सेना आ जाती है। और हमारी आजाद हिंद फौज लड़ाई लड़ती है किससे मिलकर? जापान की सेना से मिलकर। वो स्टोरी आप जानते हैं। तो इस समय जापान को कैसे रोका जाए कि वो चाइना पर आक्रमण ना कर ले, या चाइना को अपने अधीन ना कर ले, उपनिवेश ना बना ले। तो यहाँ पर फिर से माओ क्या करते हैं? माओ वापस से समझौता करते हैं। किससे? ये यही व्यक्ति जो आपके है ना, ये किससे समझौता करते हैं? तो माओ समझौता करते हैं जो कियोमितांग पार्टी है। कियोमितांग, ये किसकी पार्टी है कियोमितांग? तो ये कियोमितांग पार्टी है चियांग काई शेक की। चियांग काई शेक, चियांग काई शेक की पार्टी से वापस समझौता करते, क्यों? कि जापान को रोकना था, उससे लड़ाई लड़नी थी, इसलिए वापस से इनसे समझौता करते हैं। और तो देखो, दोहरी नीति अपनाते हैं, मैंने बताया ना, तो यही माओ की दोहरी नीति है। यहाँ दोहरी नीति अपनाते हैं माओ। पहली जो नीति है वो है समझौता। अब भाई जापान इतना बड़ा सेना और इतना शक्तिशाली राष्ट्र, तो ये देश के लिए सबसे बड़ा क्या है, खतरा है, जापानी साम्राज्यवाद को रोकना, है ना। तो इसके लिए फिर ये कुछ नहीं सोचते, ये किसकी सहायता लेते, किससे समझौता करते हैं? ये समझौता करते हैं चियांग काई शेक से। चियांग काई शेक, इनकी जो पार्टी है ना, उससे समझौता करते हैं, जिसको कहते हैं कियोमितांग, कियोमितांग पार्टी। इससे समझौता करते, ये इनकी पहली नीति। और जो दूसरी नीति ये अपनाते हैं वो क्या है? वो है सशस्त्र संघर्ष। मतलब सीधे संघर्ष की घोषणा करते हैं, किससे? हथियारों के द्वारा। इनका प्रसिद्ध नारा है कि क्रांति काय से निकलती, बंदूक की नाल से निकलती है, ये हथियारों के माध्यम से संघर्ष करते हैं कि उड़ा दो, है ना, और गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेते। तो ये गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेते हैं, और उनसे समझौता करके सबकी मदद लेके क्या करते हैं, जापान को रोकते हैं। यहाँ रोकते हैं जापान के साम्राज्यवाद को, और इस तरीके से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये चाइना को सुरक्षित कर लेते हैं जापानी साम्राज्य से। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होता कि जो किसान है और जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग, साम्यवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। साम्यवाद मजबूत हो जाता है। ठीक है ना, इनकी प्रसिद्धि हो जाती है, इनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाती, और यहाँ माओ की जो स्थिति है, माओ की स्थिति बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है ना, इस समय सरकार किसकी थी? सरकार में तो ये बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? चियांग काई शेक, इनकी जो पार्टी है, जिसका नाम मैंने आपको बताया कियोमितांग। क्या है? कियोमितांग। ये सत्ता में बैठे हुए हैं। तो सरकार तो इनकी है, तो माओ समझौता करते, माओ माओ इनका साथ देते, तो माओ और इनकी प्रसिद्धि बहुत हो जाती। तो इसका परिणाम ये होता है कि माओ जब किसान और सब लोगों को साथ लेकर क्रांति करते, तो माओ बहुत बड़े नेता बन जाते। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ जाती ना पूरे देश में, कि ये जो चियांग काई शेक है, ये केवल औपचारिक प्रमुख रह जाते हैं। ये केवल औपचारिक प्रमुख रह जाते, जो वास्तविक प्रमुख बन जाते, वो कौन बन जाते हैं? वो बन जाते हैं माओ। माओ का कद बहुत बढ़ जाता है, बहुत बड़े नेता बन जाते हैं, और पूरे चीन में इनकी प्रसिद्धि हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब देश पे खतरा आता है ना, लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं साम्यवाद में राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ माओ की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जो कहीं कहीं ना कहीं साम्यवादी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करती है। एक पूरे का पूरा एक माहौल बन जाता है पूरे देश में साम्यवादी क्रांति का। हमने देखा कि इस समय तक माओ एक तरीके से इनका बहुत दबदबा बढ़ चुका था सरकार में और सब चीजों में। अब क्या हुआ, दुनिया के स्तर पर अमेरिका और रसिया, इनके बीच कहीं ना कहीं शीत युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ाना चाहता है, बनाए रखना चाहता है,
उसका प्रसार करना चाहता है, और चाइना जो यूएसएसआर के स्टालिन महोदय, ये क्या, ये साम्यवाद का प्रसार करना चाहते हैं। तो जब ये युद्ध खत्म हुआ, जापान वाला साम्राज्यवाद का जो इन्होंने विस्तार रोका, तो इस समय तक क्या था, लगभग इस समय तक चाइना में 10 लाख लाल सैनिक तैयार कर चुके थे। जो साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं उनको लाल सैनिक कहते हैं। तो 10 लाख लाल सैनिक की सेना बन चुकी थी माओ की। इतने लोग इनसे प्रभावित हो चुके थे ना, राष्ट्र के राष्ट्रवाद को लेकर आगे आ गए थे लड़ने। इसी बीच क्या होता है, ऐसे पूरे चाइना में 27 मुक्त क्षेत्र घोषित कर देते हैं, मतलब 27 क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं साम्यवादी, और उसको मुक्त क्षेत्र या मुक्त एक राज्य की तरह घोषित कर देते हैं। तो ये सब स्थिति देख के जो हमारे नेता है, क्या नाम है जिनका नाम है कियोमितांग पार्टी और चियांग काई शेक, ना इनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर वापस से संघर्ष शुरू हो जाता है 1946 में। वापस से कियोमितांग पार्टी के जो चियांग काई शेक है, इनमें और माओ में। और अब देखिए यहाँ इंटरनेशनल शक्तियां कैसे काम करती, यहाँ जो यूएसए है, यूएसए मतलब अमेरिका समर्थन करता है कियोमितांग का, चियांग काई शेक का, जो चियांग काई शेक है इसका समर्थन करता है। और जो रसिया है, यूएसएसआर, ये तो शुरू से ही समर्थन करते हैं, आपको पता है किसका, साम्यवादियों का, माओ का। तो ये हथियार, इवन हथियार और सारी सहायता देता है अमेरिका कियोमितांग पार्टी के चियांग काई शेक को। फिर भी जो संघर्ष चलता है 1946 से लगातार, तो धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति आती है कि संघर्ष में क्या होता साम्यवाद नहीं रुक पाता, साम्यवाद का इतना प्रभाव पड़ता है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो पार्टी लगातार बनी हुई रहती है, कियोमितांग की चियांग का जो चियांग काई शेक की कियोमितांग पार्टी है, इसके खिलाफ लोगों में क्या, लोग विद्रोह करने लगते हैं। ये लोगों को क्या, सहमति खो देती है, लोगों का विश्वास खोने लगती है पार्टी। इस समय भ्रष्टाचार बहुत बढ़ने लगता है ना। और शासन से आपको पता है, जब लंबे समय तक रहता है तो सत्ता से सभी परेशान हो जाते हैं नागरिक। तो लोग इनकी पार्टी से परेशान हो चुके थे, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं बदलाव चाहते थे। और जिस तरीके से माओ का दबदबा और प्रसिद्धि बढ़ रही थी, जिस तरीके से समानता की बात कर रहे थे, सब गरीबी को दूर करने की बात कर रहे थे, एक समानता लाने की बात कर रहे थे, जापान को उन्होंने रोक दिया था, तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी। किसानों की स्थिति अच्छी करने की बात माओ कर रहे थे, सामंतों को हटाने की बात कर रहे थे, इनको विशाल जन समर्थन प्राप्त हुआ। अमेरिका से सहायता मिलने के बाद भी ये साम्यवाद के प्रसार को रोक नहीं सके। और अंततः समय आता है जब जो हमारे चियांग काई शेक है, ये भाग जाते हैं, है ना। ये जब इनको लगता है कि हारने लगते हैं, तो ये भाग जाते हैं। ये भागे, और भागकर कहाँ गए, फॉर्मोसा। ये भागकर जाते हैं फॉर्मोसा टापू, जिसको कहते हैं ताइवान। ये ताइवान जाते हैं और ताइवान की शरण लेते हैं जाकर। और इस तरीके से फिर एक वो समय आता है जिसको हम कहते हैं 1 अक्टूबर 1949। हमारे माननीय नेता जिनका पूरा नाम है माओ त्से तुंग, ये क्या करते हैं, ये साम्यवाद की स्थापना करते हैं। इस तरीके से इनकी क्रांति सफल होती है, और साम्यवाद की स्थापना होती है चीन में, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना थी कि एक पिछड़े और गरीब देश में भी इस तरह की क्रांति की जा सकती है, और इतनी शक्तिशाली, विशाल और इस तरीके से राष्ट्रवादी सेना का निर्माण किया जा सकता है। और इस क्रांति को सफल करने का पूरा पूरा श्रेय जाता है हमारे महान व्यक्ति जिनका नाम है माओ, माओ तसे, माओ त्से तुंग। अब आप बोलोगे सर इतनी कहानी आपने बता दी, अब इसके बाद आप बता रहे हो कि माओ का पूरा नाम है माओ त्से तुंग, रामायण पढ़ने के बाद आप बता रहे हो कि राम कौन है। तो ठीक है, आप जान जाओ। तो ये पूरी पूरी घटना है, इस तरीके से चाइना में क्या होता है, चाइना में साम्यवादी क्रांति घटित होती है। और जब साम्यवादी क्रांति की स्थापना हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो। तो साम्यवादी क्रांति स्थापित होने का मतलब हुआ कि जो शासन है और जो सत्ता है, पूरी की पूरी शासन सत्ता पर अब किसका अधिकार हो गया, माओ का और उनकी पार्टी का। माओ का अधिकार हो गया, ठीक है। जब इनका अधिकार हो गया, तो माओ क्या बने, माओ बने सर्वे सर्वा, है ना। पूरे जो नियंत्रण, इन्होंने अपने हाथ में नियंत्रण ले लिया सारी चीजों का। एक तरीके से
राष्ट्रपति बने जो पूरे राष्ट्र का प्रमुख होता है ना, सर्वे सर्वा, अकेले इन्हीं के निर्णय और सारी चीजें, सारी शक्ति इनके पास थी सब चीजों की। अकेले सर्वे सर्वा बने। और 1976 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये सर्वे सर्वा बने रहे। सारी शक्ति क्या थी, इन्होंने अपनी पास एकत्रित करके रखी रही। शक्तिशाली बने रहे, चाइना के प्रमुख बने रहे। और जो इनने चाइना को बनाया है, शायद ही इतना योगदान किसी व्यक्ति ने किसी राष्ट्र के लिए दिया होगा जितना योगदान किसने दिया है, माओ ने दिया है। कैसे दिया है देखो, इन्होंने क्या किया। 1949 में क्रांति के बाद ये सर्वे सर्वा बन जाते हैं, खुद ही सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं, सबसे बड़े नेता बन जाते हैं और शासन चलाते हैं। और अपने हिसाब से चीन को एक नया राष्ट्र बनाते हैं, चीन में विकास करते हैं। वो क्या है उसको आगे देखते हैं। तो ये 1976 तक ये सब बने रहे। इन्होंने जो मार्क्सवाद है, जो मार्क्स के विचार थे, जो लेनिन के विचार थे, है ना, जो मार्क्सवाद कहते हैं और जो लेनिनवाद करते, इसमें संशोधन किया, नवीनीकरण किया। जैसे देखो, मार्क्स ने विचार दिए थे, उनमें संशोधन करके लेनिन ने उनको रशिया में लागू किया, है ना, क्योंकि मार्क्स के विचार हर जगह पे एक जैसे तो नहीं हो सकते। हर जगह पे एक जैसे लागू नहीं हो सकते। तो लेनिन ने कुछ परिवर्तन करके कहा, यूएसएसआर में क्रांति की। उसके बाद में माओ ने उनके विचारों को, क्या हुआ, जो चाइना की परिस्थिति थी उसके अनुसार लागू किया। इन्होंने क्रांति में किसानों को शामिल किया, हिंसा को अनिवार्य बताया, सशस्त्र युद्ध लड़े, जरूरत पड़ने पर समझौता किया, है ना, और सारा नेतृत्व साम्यवादी दल को नहीं देके खुद अपने पास रखा। तो अलग तरीके से कुछ परिवर्तन किया, है ना। तो इन्होंने मार्क्स और लेनिन के पिछलग्गू नहीं बने। इन्होंने स्टालिन जो थे ना, स्टालिन को अपना देवता मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो साम्यवाद के प्रमुख थे। ये पूरे दुनिया में साम्यवाद लाना, इनने कहा नहीं, वो होगा उसके घर का। मैं उसके सिद्धांतों को नहीं मानता, ना उसके विचारों को मानता हूँ। मैंने मार्क्स से प्रभावित होकर अपने अनुसार अपने चाइना में क्रांति की है। तो इन्होंने स्टालिन को देवता मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो ये जो माओ के विचार थे, माओ के विचार और इनकी व्याख्या, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है माओवाद। जिस तरीके से माओ ने विचार दिए, ये कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रवाद को भी शामिल करते हैं, है ना, ये तो हम आगे देखेंगे। तो इसके माध्यम से जो माओ के विचार है और उनकी जो व्याख्या है, उसी को माओवाद कहा जाता है। और यही चीन का विचार बना। चीन में माओवादी तो है, चीन का विचार क्या बना, माओ। माओ के विचार को ही चीन ने अपनाया, तो इसको क्या कहते हैं, चीन का विचार है माओवाद, है ना। तो जो चीन का समाज है या पूरा पूरा वहां की शासन व्यवस्था प्रेरणा किससे लेती है अभी भी, वो प्रेरणा लेती है माओवाद से, मतलब माओ के विचार से। और किसी के विचार को ही क्या कहा जाता है, वाद जब उसमें जोड़ा जाता है तो मतलब ये विचारधारा होती है। तो यही मार्गदर्शन करता है अभी भी, किसका, चाइना का, है ना। अब देखो, यही कारण है कि जो माओ है, माओ को दुनिया का सबसे महान क्रांतिकारी कहा जाता है। दुनिया का सबसे महान क्रांतिकारी कहा जाता है, ठीक है। दुनिया के सबसे महान क्रांतिकारी क्यों? अब एक बार सोच कर देखिए, मैंने बताया कि इन्होंने क्रांति की, क्रांति के माध्यम से सर्वे सर्वा बने और पूरा साम्यवाद की स्थापना की। तो क्या आपको लगता है कोई बहुत छोटा सा काम है? सोचिए, चीन कितना बड़ा देश है, वहां कितने कितने अलग अलग विचार रहे होंगे पूरे देश में। इतने लोगों को एक साथ लाना, राजी करना और पूरे देश में एक शासन सत्ता की स्थापना करना, क्या एक छोटी बात है? हमें एक ठुल भारत को एक करने में हमारी जान निकल गई थी। कितने लोगों को योगदान देना पड़ा, वो तो उतना बड़ा चाइना है। सोचो कितने महान ये व्यक्ति थे और कितना महान योगदान था। इन्होंने ना केवल शासन सत्ता को अपने हाथ में लिया, बल्कि क्या किया, चाइना को विश्व शक्ति बना दिया। लगातार ये विकास करते रहे, किसी के पिछलग्गू नहीं बने। साम्यवादी थे तो उन्होंने यूएसए का फॉलो नहीं किया, उनको हस्तक्षेप नहीं करने दिया अपने हाथ में। क्या किया, ये अपने आप को इन्होंने विश्व शक्ति बनाया, इतनी मजबूत शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, विश्व शक्ति बने, सबसे बड़ी सेना का निर्माण किया, है ना। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, पूरे चीन को संगठित किया। सोचो कितनी बड़ी बात थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक किया था, सोचो उनको कितनी परेशानी हुई। तो इस व्यक्ति ने पूरे चाइना को एक किया, शासन संस्था स्थापित की, एक जैसी सेना का निर्माण किया।
है ना? चीन को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, आर्थिक विकास पर दम बल दिया, पैरों पर खड़ा कर दिया। चीन को अपने पैरों पर खड़ा किया, चीन जैसे देश को, ठीक है। महानतम शक्ति बनाया, सैनिक रूप से पहले, उसके बाद में आर्थिक रूप से, है ना? और ये सब देखकर जो यूएसएसआर है, खुद स्टालिन और यूएसए अमेरिका इनसे घबरा गए थे, बहुत चौंके रह गए भैया कि कैसे ऐसा करना संभव है। सोचो, एक बार आप खुद इमेजिन करके देखो, किसी व्यक्ति ने पूरे चीन को एक किया, कितनी लड़ाई और कितने संघर्ष किए, कितने बड़े स्तर के वो नेता रहे थे। चीन को पूरा एक किया, एक जैसी सैनिक व्यवस्था पूरे चीन में स्थापित की। और इन्होंने चीन को मजबूत करने के लिए क्या-क्या नीति अपनाई है। भारत के साथ देखिए, हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील समझौता किया। और जब जरूरत पड़ने पर इन्होंने क्या किया, भारत पर हमला कर दिया। तो हम तो भुक्तभोगी है ना भैया, हम तो खुद शोषित हैं इनके। तो सैन्य शक्ति का उपयोग करके यथार्थवाद भारत को तक के हथियाकर इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। सोचो किस किस्म का इन्होंने राष्ट्रवाद पैदा किया चाइना में, ठीक है। अमेरिका के लाख प्रयास करने के बाद भी ये साम्यवादी विचार और माओ की शक्ति को अमेरिका नहीं रोक पाया। इनकी गुरिल्ला पद्धति का जवाब नहीं दे पाया। गुरिल्ला पद्धति क्या होती है कि छोटे छोटे संगठनों के द्वारा छुप कर इकट्ठा अचानक से वार कर दिया जाता है और भग जाया जाता है ना? मतलब एक छोटे से समूह द्वारा आप आक्रमण कर देते हो अचानक से, खुफिया तरीके से। जो सामने वाला वो तैयार होता नहीं है। अब वो चूंकि तैयार नहीं होता तो उसकी बड़ी हानि होती है, उसके सैनिक मारे जाते हैं। तो अलग-अलग प्लानिंग से, अलग-अलग तरीके से हमला करके शत्रु को बहुत कमजोर कर देते हैं। उनसे लूटपाट कर लेते हैं। इसको कहते हैं गुरिल्ला पद्धति। तो ये गुरिल्ला पद्धति के द्वारा ये पूरे चीन को एकत्रित करते और लगातार 1976 तक सर्वे सर्वा बने रहते। चीन के आर्थिक विकास पर इतना बल देते भैया, तो सैनिक शक्ति से तो इनने हमको भी हरा दिया। और आप जानते हो आर्थिक शक्ति में चाइना कितना विकास कर रहा है। अमेरिका आज दंग है। अमेरिका चाइना का सामना नहीं कर पा रहा भैया। तो ये जो चाइना चाइना बना है, ये इसके बनने के पीछे एक ही व्यक्ति का योगदान है, और साम्यवादी पार्टी का। एक व्यक्ति वो है माओ त्से तुंग। तो सोचो कितने महान ये व्यक्ति है और इनके विचार है। इसलिए हमको इन्हें पढ़ना है और समझना है। तो इस तरीके से इनका बहुत बड़ा योगदान है चाइना को एक करने में, चाइना में साम्यवाद लाने में। तो इनके विचार जो है, कैसे इनने ये सब कुछ किया, इसी को कहते हैं माओवाद। तो इसी को हम अब समझते हैं कुछ अलग अलग चीजों के माध्यम से, और माओ को आगे समझते हैं ना। तो यहाँ माओ का परिचय और पूरा इतिहास समाप्त होता है। चलो अब कुछ अगले विचार पर आते हैं हम माओ के, फटाफट से बिना देरी किए हुए। अभी आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। ये इन पे ध्यान दीजिएगा, ये चीजें परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था माओ का जन्म कहाँ हुआ था, चीन के हुनान प्रांत में हुआ था, ठीक है। पिता किसान थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे इनके पिता, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यहाँ इनका जन्म होता है। इसके बाद में ये पुस्तकालय में इन्होंने नौकरी की, इसको हम पढ़ चुके हैं। यहाँ इन्होंने मार्क्स को पढ़ा, तो यहाँ से इनके विचारों में परिवर्तन हुआ। इसके बाद में 4 मई का आंदोलन क्या है, चार, अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, 4 मई का आंदोलन, 4 मई, 4 मई, ठीक है। 4 मई का आंदोलन, ये क्या था? क्योंकि मैंने बताया था जब पहली बार इन्होंने जो जापानी साम्राज्यवाद था, है ना, जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई की थी, ये मिल गए थे चियांग काई शेक के साथ। जब ये मिल गए थे और मिलकर इन्होंने लड़ाई की थी ना, तो उसी लड़ाई को क्या कहा जाता है, उसी लड़ाई को 4 मई का आंदोलन कहा जाता है। ये राष्ट्रवादी आंदोलन था, जैसा मैंने आपको बताया। जो जापानी साम्राज्यवाद को रोकने के लिए, है ना, जापानी साम्राज्यवाद को रोकने के लिए जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हुआ था, उसी को 4 मई का आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 मई का आंदोलन। 4 मई, 4 मई का आंदोलन है जापानी साम्राज्यवाद को रोकना, ठीक है। और इसमें इन्होंने हुनान प्रांत का नेतृत्व किया था। हुनान प्रांत से जापान के खिलाफ ये लड़े थे, ठीक है। लड़ाई थी एक तरीके से, तो ये हुनान प्रांत से लड़े थे, ठीक है। जब साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी चाइना में, तो ये भी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संस्थापक सदस्य थे, याद रखिए, अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य थे। उस समय इतने बड़े नेता नहीं थे, ठीक है।
इस चीन में जो साम्यवादी पार्टी है, एक चीज और देख लो आप, साम्यवादी पार्टी को चीन में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कुंग, चांग और तांग। ये कहा जाता है साम्यवादी पार्टी को। ठीक है, तो ये संस्थापक भी रहे हैं साम्यवादी पार्टी के। इसके बाद में जब 1934 में इनका संघर्ष हुआ, चियांग काई शेक है उसकी पार्टी से संघर्ष हुआ, तो ये पहाड़ी में भाग गए थे। मैंने बताया था गांव में भाग गए थे। ठीक है, क्यों भाग गए थे? क्योंकि जो चियांग काई शेक है इसके अत्याचारों से बढ़ना था, इनमें संघर्ष, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, साम्यवादी पार्टी ने और चियांग काई शेक नेता ने। पर चियांग काई शेक ने सत्ता पर अधिकार कर दिया, और जो मार्क्सवादी थे, जो साम्यवादी थे, इनको मार मार कर उसने भगा दिया और दमन किया बहुत बड़े रूप में। तो जब ये भागकर जंगलों में भगे थे, इसको कहा जाता है महाप्रस्थान। महाप्रस्थान मतलब लॉन्ग मार्च। साम्यवादियों ने कहा कि यहाँ से एक तरीके से साम्यवाद का गठन हुआ, इसलिए इसको महाप्रस्थान कहा। पर जो चियांग काई शेक ने इसको कहा मृत्यु प्रस्थान। चियांग काई शेक ने क्या कहा? मृत्यु प्रस्थान कहा, क्योंकि उसने 60,000 साम्यवादियों को मार डाला था, इसीलिए लोग भाग गए थे, है ना? तो ये बात आपको कुछ पता हो जाना चाहिए। इनने लाल सेना बनाई थी, है ना? लाल सेना, इनको रेड गार्ड्स कहा जाता था। इसी के माध्यम से इन्होंने क्या किया? सारी क्रांति की, और कहीं ना कहीं पूरे साम्राज्य और सब चीजों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, इसका बहुत बड़ा नेतृत्व था, मतलब लाल सेना का बहुत बड़ा योगदान था साम्यवादी क्रांति। जब माओ ने 1 अक्टूबर 1949 में जब अपनी सत्ता स्थापित की, साम्यवादी क्रांति की, तो उसी समय जो चियांग काई शेक था वो कहाँ भाग गया था? ताइवान भाग गया था। तो उसी समय एक तरफ से ताइवान देश का निर्माण हुआ, है ना? ताइवान एक अलग देश बना, और दूसरा देश क्या बना? चाइना। दो देशों का जन्म हुआ, है ना? चाइना बना और ताइवान बना। तो चाइना का क्या नाम था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाइना का पूरा नाम हुआ। ठीक है, और वहीं दूसरा देश बना ताइवान। इस तरीके से दो देशों का निर्माण हुआ। और ध्यान रखिए, जो हमारे माओ है, माओ ने मार्क्सवाद में राष्ट्रवाद का प्रयोग किया है, इसलिए लोग इतने इनके साथ आए हैं ना, क्योंकि भैया जापान से लड़ना था, देश को बचाने की बात थी, अंग्रेजों से लड़ना था सबसे। तो इन्हें राष्ट्रवाद का प्रयोग किया है मार्क्सवाद के साथ में। तो ये भैया मुख्य विचार थे जो आपके लिए जानना जरूरी थे, है ना? अब फटाफट से इनके सिद्धांत देख लेते हैं। चलिए, अब हम माओ की कुछ महत्वपूर्ण किताबों को देख लेते हैं फटाफट, कि कौन सी बुक्स किताबें इन्होंने लिखी है। तो देखिए, अगली हेडिंग है हमारी बुक्स। जो बुक्स माओ के द्वारा लिखी गई उनको देख लीजिए। जो पहली बुक है उसका नाम है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये 1937 में इन्होंने लिखी। इसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन का विरोध, जो अंतर विरोध होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन पहली बुक है। दूसरी बुक है ऑन प्रो, दूसरी बुक का नाम है इनकी ऑन प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड वॉर। ये इन्होंने 1938 में लिखी, है ना? ऑन प्रोट्रैक्टेड वॉर। तीसरी जो इनकी किताब है उसका नाम है ऑन न्यू डेमोक्रेसी। ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ठीक है, 1940 में लिखी। इसको कहते हैं नव लोकतंत्रवाद, है ना? नव लोकतंत्रवाद, ऑन न्यू डेमोक्रेसी। अगली जो बुक है उसका नाम है ऑन कोलियासियन, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, कोलिशन, कोलाइशन गवर्नमेंट आप इसको कह सकते हैं। ऑन कोलाइशन गवर्नमेंट, ठीक है। ये चौथी इनकी महत्वपूर्ण किताब है। ये जो किताब है ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, ये इन्होंने कब लिखी? 1945 में। ठीक है, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट किताब है पांचवी, ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये इन्होंने लिखी 1949 में।
1949 है ना। जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकवाद। ये मुख्यतः पांच किताबें हैं। ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, ऑन द प्रोटेक्टेड वॉर, ऑन द न्यू डेमोक्रेसी 1940, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये पांच किताबें हैं जो महत्वपूर्ण है माओ से संबंधित। ठीक है, अब अगली हेडिंग की ओर हम बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जो माओ के राजनीतिक विचार है। ठीक है, माओ के राजनीतिक विचारों को हम देखते हैं अब, कि आखिर क्या विचार दिए हैं माओ ने राजनीतिक, उनको देखते हैं। तो मार्क्स के राजनीतिक जो विचार है उसका पहला बिंदु देखिए। इसका पहला बिंदु है, माओ ने क्या किया, इनके राजनीतिक विचार क्या रहे। इन्होंने जो मार्क्सवाद है, जो मार्क्सवाद व जो लेनिनवाद है, लेनिनवाद, इनका क्या किया, चीनीकरण किया। चीनीकरण करने का मतलब था कि देखो कि जो मार्क्स और जो लेनिन के विचार थे, उन्होंने उनके विचारों को जैसा तैसा नहीं अपनाया। उनके विचारों से अच्छे सिद्धांतों को लेकर जो चाइना की परिस्थिति थी उसके हिसाब से परिवर्तित किया। जैसे कि देखिए, कार्ल मार्क्स का मानना था, कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि जो जब पूंजीवाद आएगा, पूंजीवाद से क्या होगा, वर्ग, वर्ग पैदा होंगे। और जब वर्ग बनेंगे, दो वर्ग बनेंगे, है ना, सर्वहारा और बुर्जुआ, है ना। तो ये सर्वहारा वर्ग क्या करेगा, साम्यवादी दल बनाएगा। सर्वहारा वर्ग साम्यवादी दल बनाएगा और साम्यवादी दल क्रांति करेगा। क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा, दल करेगा। और दल का शासन कब तक रहेगा, संक्रमण काल के, मतलब डायरेक्ट साम्यवादी क्रांति से साम्यवाद की स्थापना नहीं होगी। कुछ समय दल का शासन होगा, दल लोगों को प्रशिक्षित करेगा, सारी पूंजीवाद का विनाश करेगा। उसके बाद में साम्यवाद आएगा। साम्यवाद ऐसी अवस्था होगी जिसमें ना तो राज्य होगा ना कोई वर्ग होगा। तो इस तरीके से मार्क्स ने अपना सिद्धांत बताया। पर लेनिन ने क्या कहा, या लेनिन ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने भी कहीं कहीं ना कहीं दल का शासन स्थापित किया, है ना। साम्यवाद आने की तो दूर की बात थी। पर यहाँ माओ क्या कहते हैं, माओ ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, साम्यवादी शासन स्थापित होगा, साम्यवादी दल का शासन स्थापित होगा। ये कुछ समय के लिए नहीं होगा, है ना। मार्क्स ने कहा था साम्यवादी दल का शासन कुछ समय के लिए होगा, पर माओ ने क्या कहा, ये एक शताब्दी से लेकर कई शताब्दी लग सकती है साम्यवाद आने में, है ना। तो ये एकदम से नहीं होगा, ये बहुत समय के बाद होगा, कई कई शताब्दी इसको आने में लग सकती है ना। तो यहाँ इन्होंने मार्क्स के विचारों का खंडन किया। और साम्यवादी दल का शासन स्थापित हुआ तो इन्होंने खुद को सर्वे सर्वा बना लिया, देखो विचारों में परिवर्तन किया। दूसरा, इस पे माओ ने लिखा, इसी बात को माओ क्या कहते हैं, कि जो साम्यवाद का रास्ता, है ना, साम्यवाद का रास्ता, माओ कहते हैं कि जो साम्यवाद का रास्ता है देर तक चलने वाला है। मतलब बहुत समय लगेगा वो आने में। पहले पूरी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। तो साम्यवाद का रास्ता देर तक चलने वाला, अपने को बार बार दोहराने वाला। बार बार क्रांति होगी भैया, एक बार नहीं होगी। अपने को बार बार दोहराने वाला, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, जटिल संघर्ष है ना। साम्यवाद का रास्ता कोई आसान नहीं है, बहुत लंबा है, बहुत बार बार वो अपने को दोहराएगा। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, जटिल संघर्ष है। जैसे समुद्र की लहरों के खिलाफ, जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, समुद्र की लहरों के समान कभी ये जो साम्यवाद का रास्ता है, बड़े वेग से ऊपर उठता है, फिर पीछे हट जाता है, पीछे हट जाता है, कभी तूफान बन जाता है, तो कभी बिल्कुल शांत हो जाता है। ये कहा माओ ने।
कि साम्यवाद लाना इतना आसान नहीं है। एक बार क्रांति नहीं होगी, एक की एक बार हुई और खत्म हो गई। क्रांति लगातार होते रहेगी, हम अपने आप को सुधार करते रहेंगे। तो मार्क्स ने कहा था तुरंत साम्यवाद आ जाएगा, तो माओ ने कहा नहीं भैया, कई कई साल लगेंगे, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बहुत संघर्ष वाला है, खुद को बहुत बार दोहराएगा, है ना। ये समुद्र में जैसे लहरें आती है, कभी तूफान आ जाती है तो कभी एकदम शांत दिखाई देता है, तो कई कई शताब्दियां इसको आने में लग जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये था कि जो सर्वहारा वर्ग का जो शासन स्थापित होगा, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व या साम्यवादी दल का शासन, ये लंबे समय तक होगा, है, लंबे समय तक रहेगा। इन्होंने यहाँ मार्क्स की बात का खंडन किया। दूसरी बात क्या कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं कि माओ जो मार्क्स है, मार्क्स ने क्या किया था, इन्होंने मार्क्सवाद को या साम्यवाद को, मार्क्सवाद या इसको आप कहेंगे साम्यवाद, इसको अंतरराष्ट्रीय बनाया था कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, किसी एक देश में नहीं आएगा, पूरी की पूरी दुनिया में साम्यवादी क्रांति होगी। और ये किसी राष्ट्र के लिए नहीं होगा, सबके लिए एक समान होगा। इसलिए आपने देखा जब यूएसएसआर में लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में साम्यवाद आता तो पूरी दुनिया में फैलाते हैं। वो चाइना को सहयोग करते हैं कहीं ना कहीं क्रांति करने के लिए, भारत को सहयोग करते हैं एम एन रॉय के माध्यम से। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में लाना चाहते हैं। पर माओ ने यहाँ फिर परिवर्तन किया। माओ ने क्या किया, माओ ने कहा नहीं, इन्होंने मार्क्सवाद का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मार्क्सवाद का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन्होंने खुद कहा कि जो मार्क्सवाद है, इसने एक राष्ट्रीय रूप ले लिया है कि सभी राष्ट्र का अपना अलग अलग मार्क्सवाद होगा, राष्ट्रीय रूप ले लिया है ना। अब पूरी दुनिया में एक समान नहीं आएगा, कहीं सब देश में अपना अलग अलग आएगा, क्योंकि हर देश की परिस्थिति संस्कृति सब अलग अलग है ना। तो यहाँ इन्होंने मार्क्स के विचारों को खंडित कर दिया। इन्होंने कहा कि पहले जो चाइना है, चाइना पहले किसको, अमेरिका को अपना दुश्मन मानता था, यूएसए को दुश्मन मानता था क्योंकि वहां पूंजीवाद था। इसके बाद हमने यूएसएसआर को दुश्मन माना, स्टालिन से भी इनकी नहीं बनने लगी थी, यूएसएसआर को इन्होंने अपना दुश्मन माना, है ना। फिर इन्होंने जापान को अपना दुश्मन माना। तो इस तरीके से अलग अलग दुश्मन उनके बदलते रहे, क्योंकि जो यहाँ का मार्क्सवाद था वो राष्ट्रवाद का रूप ले चुका था, राष्ट्रवादी तत्व उसमें मौजूद हो गए थे, ठीक है। इसलिए यहाँ ये मार्क्स के इस विचार का खंडन करते हैं। तीसरी बात जो मार्क्स ने कही थी, देखो मार्क्स और लेनिन के विचारों को कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था, मार्क्स ने क्या कहा था कि साम्यवादी क्रांति कौन करेंगे, मजदूर करेंगे। तो इन्होंने इस विचार को भी नकार दिया। इन्होंने इसमें किसको शामिल कर लिया, किसानों का, कि कहा कि नहीं, केवल मजदूरी नहीं करेंगे, कौन करेंगे, मार्क्स ने कहा था केवल मजदूर करेंगे, तो माओ ने कहा नहीं, मजदूर के साथ कौन होगा, किसान भी होगा, सब मिलकर करेंगे। तो इन्होंने किसको शामिल किया, माओ ने किसान को भी शामिल किया। तो यहाँ इनके विचारों में फर्क आ जाता है। देखो मार्क्स ने, पता है किसानों को क्या कहा था, मार्क्स ने किसानों को लेकर कहा था कि अ, किसान जो है, वे सिर्फ, किसान क्या सिर्फ बोरी में भरे, बोरी में भरे आलू व ग्रामीण मूर्ख है। ये कमेंट किया था जब मार्क्सवाद का सिद्धांत दे रहे थे कार्ल मार्क्स, तो इन्होंने केवल मजदूरों को शामिल क्यों किया। ये जब किसानों को शामिल करने की बात आई तो इन्होंने देखा किसान में वो चेतना ही पैदा नहीं हो सकती, किसानों को अपनी खेती से मतलब है, उनको बाकी चीज सरकार सत्ता से कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने कहा कि जैसे बोरी में भले हुए आलू है ना, कोई काम के नहीं है, वैसे ही किसान बोरी में भले हुए आलू है और एक मूर्ख लोग है गांव के। तो इन्होंने, मार्क्स ने किसान को लेकर ये बात की थी। माओ ने कहा भैया नहीं, किसान भी शामिल होंगे क्रांति में और क्रांति करेंगे, ठीक है। अगला विचार इन्होंने जो मार्क्स के विचारों में परिवर्तन किया, वो ये था, है ना। देखो तो माओ ने यहाँ पर किसानों को भी मेन उसमें शामिल किया, किसानों को क्रांति में शामिल किया, और इसका नाम भी बदल दिया। इसी को और समझ लो, जैसे मार्क्स ने कहा था कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, सर्वहारा वर्ग में मार्क्स ने किसको शामिल किया था, मजदूरों को। पर यहाँ पर माओ ने किसको शामिल किया, किसानों को, ठीक है। तो इन्होंने नया नाम दिया, अब साम्यवादी दल का अधिनायकत्व नहीं था, या सर्वहारा वर्ग का अधिकार, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व नहीं होगा, अब किसका होगा। तो उन्होंने कहा, जो चाइना का जो क्रांति की इन्होंने, तो उसको नया नाम दिया, इन्होंने कहा जनवादी लोकतांत्रिक
अधिनायकवाद, अधिनायकवाद, है ना? पहले क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, है ना? या अधिनायकवाद। तो सर्वहारा में केवल मजदूर होते हैं। इनने परिवर्तन करके उसको किसानों को भी शामिल किया तो उसको नया नाम दिया। अब कहा जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकवाद, मतलब जन शामिल है, किसान के अलावा, मजदूरों के अलावा किसान भी इसमें शामिल होंगे, है ना? केवल मजदूरों की ये नहीं होगी, ठीक है? तो इसको उन्होंने इस तरीके से एक नया नाम दिया, ठीक है? कार्ल मार्क्स ने जो क्रांति का केंद्र है, वो माना था शहरों को। केवल शहरों में क्रांति होगी क्योंकि शहरों में मजदूर होते हैं, यहाँ इनकी हालत खराब है, यहाँ पर ये क्या शोषित महसूस कर रहे हैं। गांव में तो कोई चेतना ही नहीं होती। जबकि यहाँ माओ ने विचार को बदल दिया। इन्होंने गांवों को क्रांति का केंद्र बनाया, समझ रहे हो? गांवों को क्रांति का केंद्र बनाया, किसानों में चेतना पैदा की और गांव के माध्यम से पूरा का पूरा चाइना में साम्यवाद की स्थापना की। समझ आया? तो ये एकदम इनके अलग के विचार थे। यहाँ पर इन्होंने मार्क्स और लेनिन के विचारों में परिवर्तन किया। ठीक है, ये इन्होंने क्रांति का केंद्र किसको बनाया? आपको पता है इनको भागकर गांव में छुपना पड़ा था, तो इन्होंने गांवों को गांव को क्रांति का केंद्र बनाया, है ना? इन्होंने शहर की जगह किसको क्रांति का केंद्र बनाया? गांवों को। जबकि मार्क्स ने किसको केंद्र बनाया था? मार्क्स ने बनाया था शहरों को। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन थे जो कौन कर रहे हैं? माओ कर रहे हैं मार्क्स के विचारों में। एक बात इन्होंने और कही, देखो महत्वपूर्ण। जैसे मार्क्स ने क्या माना था? मार्क्स ने माना था कि जो अर्थव्यवस्था है, ये जो आर्थिक क्षेत्र है, ये केंद्र बिंदु होता है सारी चीजों का, सारी अर्थव्यवस्था का। जहां की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी, उनकी सारी स्थिति उतनी अच्छी होगी। पर माओ ने इसको भी नकार दिया। माओ ने कहा कि राजनीतिक स्थिति जो है ना भैया, वो मेन होती है। राजनीति डिसाइड करती है कि कहाँ किस देश की अर्थव्यवस्था, शासन और सब कुछ कैसा होगा। तो इन्होंने अध्ययन के केंद्र में किसको लाया? इन्होंने राजनीति पर जोर दिया। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कर रहे थे? हर चीज में केवल आर्थिक या अर्थव्यवस्था को केंद्र मान रहे थे। तो यहाँ इनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। तो इन विचारों के कारण इन्होंने मार्क्स और लेनिन के विचारों में परिवर्तन किया। हम उनका अध्ययन कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे बिंदु हमने देखा। तो इसी पर एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या स्कॉलर है जिनका नाम है अन्ना अन्ना लुइस अन्ना लुइस स्ट्रॉन्ग, है ना? इन विचारक ने क्या कहा है पता है? इनका कहना है कि माओ की सबसे बड़ी उपलब्धि उपलब्धि क्या है? माओ की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि है मार्क्सवाद को यूरोपी यूरोपीय रूप से बदलकर एशियाई रूप देना। बहुत प्यारी बात इन्होंने कही। अन्ना लुइस स्ट्रॉन्ग महोदय है, इन्होंने कहा कि माओ की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, माओ की जो सबसे बड़ी देन क्या है आपको पता है? वो है क्योंकि उन्होंने वो सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने जो मार्क्सवाद का जो विचार है, ये यूरोपीय रंग में रंगा हुआ था। क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, यूरोप में हुई थी, वहां पर दो वर्ग बने थे। जबकि जो एशियाई समाज है, हम तो अभी भी पिछड़े, हम तो खुद उपनिवेश, चाइना और भारत हम खुद उपनिवेश थे। हमारे यहाँ किसान, सामंतवादी, ये सब लोग थे, पिछड़े लोग थे, है ना? तो यहाँ वो क्रांति उस रूप में लागू नहीं हो सकते थे मार्क्स के सिद्धांत। उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करना जरूरी था। तो यहाँ ये एक पहले व्यक्ति होते जो मार्क्सवाद को एशियाई रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये माओ की सबसे बड़ी उपलब्धि है ना? ठीक है, तो इसको उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। ऐसे ही एक और विचारक है जिनका नाम है कोला कोला कोवस्की
कोलाकुवस्की ने क्या कहा कि अंतिम रूप से जो माओवाद क्या है, बेसिकली जो माओवाद है ना, उसको उन्होंने कहा रेडिकल रेडिकल किसान यूटोपिया, है ना, जिसमें मार्क्सवादी शब्दावली है, पर यह अलग है। देखो इसको ऐसे समझो, कोलाकोवस्की जो पॉलिटिकल थिंकर है या जो स्कॉलर है वो कहते हैं कि बेसिकली ये सत्य है कि माओ ने मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग किया, पर माओ का जो मार्क्सवाद है वो मार्क्सवाद जैसा नहीं है। इसको नाम दिया उन्होंने रेडिकल किसान यूटोपिया। मतलब कि जो उस देश के पुरानी मान्यता वाले किसान हैं, किसानों की एक कल्पना है जो मार्क्सवाद जैसी दिखाई देती है, पर इसका एक्चुअल रूप क्या है, किसानवाद है। किसानों की ये क्रांति है, किसानों का ये आंदोलन है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आमूलवादी किसान कल्पनावाद है, ये किसानों का कल्पनावाद है। ये किसानों का साम्राज्य है, मार्क्स का नहीं है। तो इनने इसे किसानों का कल्पनावाद नाम दिया। ये दिखता तो मार्क्सवाद जैसा नहीं है, पर ये पूरा पूरा अलग है। इसके केंद्र में मजदूर नहीं है बल्कि किसान है, इसलिए अलग है। तो ये बात उन्होंने कही मार्क्स के संबंध में, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विचार थे कि उन्होंने कैसे मार्क्स और लेनिन के विचारों में परिवर्तन किया इस विषय को लेकर। अब देखते हैं इनका अगला राजनीतिक विचार। अब हम देखते हैं अगला विचार माओ का, वो है माओ का दूसरा, है ना, दूसरा हम इनका विचार देख रहे हैं, इसको बी हेडिंग दे देते हैं। पहला विचार हमने क्या देखा था माओ का, पहला विचार हमने देखा था कि इन्होंने जो लेनिन, है ना, इनका राजनीतिक विचार हमने देखा था कि लेनिन और मार्क्स के विचारों में इन्होंने किस तरीके से परिवर्तन किया, है ना। लेनिन और मार्क्स के विचारों में इन्होंने परिवर्तन किया था। ये हमने इनका पहला राजनीतिक विचार देखा था, ठीक है। इसको ए हेडिंग देते हैं। अब दूसरा अब यहाँ देख रहे हैं हम कि इन्होंने जो अपनी अवधारणा दी, जो माओ का नव लोकतंत्र, इनका लोकतंत्र कैसा है, या इनका इसे नाम देते हैं नव जनवाद, है ना। तो ये क्या है, न्यू पीपल्स डेमोक्रेसी, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं न्यू पीपल्स, ठीक है, न्यू पीपल्स डेमोक्रेसी, ठीक। तो देखो ये कहाँ इसका वर्णन करते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी जो मैं आपको बताया हूँ 1940 में, जिसका नाम था ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन न्यू डेमोक्रेसी। इस बुक में अपना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं, ठीक है, कौन सा, नौ लोकतंत्र का सिद्धांत। इनके अनुसार इन्होंने इसमें लोकतंत्र के वर्णन किया है, इन्होंने तीन तरह का लोकतंत्र बताया पूरी दुनिया में ना, तीन प्रकार के लोकतंत्र होते हैं इनके अनुसार। तीन प्रकार के लोकतंत्र कौन से होते हैं वो देख लो। देखो जो पहला प्रकार है लोकतंत्र का, उसको इन्होंने कहा बुर्जुआ, बुर्जुआ अधिनायकवादी, बुर्जुआ अधिनायकवादी लोकतंत्र। बुर्जुआ अधिनायकवादी लोकतंत्र मतलब ये यूरोपीय देश में पाया जाता है, यूरोप और अमेरिका, यूएसए में पाया जाता है। यहाँ जो धन संपदा वाले या जो पूंजीपति लोगों का प्रभाव होता है, इनका लोकतंत्र होता है। जैसे जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें जो लोकतंत्र होता है उसको उन्होंने बेसिकली क्या कहा, अमेरिका और यूरोप के लोकतंत्र को बुर्जुआ अधिनायकवादी, मतलब अमीर लोगों का एक तरीके से पूरे के पूरे पूंजीपतियों का लोकतंत्र में शासन होता है, जो एक्चुअल में आज अमेरिका में है। उसको उन्होंने नाम दिया बुर्जुआ अधिनायकवादी लोकतंत्र, ठीक है। वहीं दूसरे प्रकार का लोकतंत्र इन्होंने बताया सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र, सर्वहारा अधिनायकवादी, अधिनायक सर्वहारा अधिनायकवादी लोकतंत्र। ये ऐसा लोकतंत्र है जिसमें क्या होता है, जिसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है ना, सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति करके सत्ता स्थापित की जाती है। जैसे यूएसएसआर, जो रशिया का लोकतंत्र था, उसको इन्होंने सर्वहारा के अधिनायकवाद वाला लोकतंत्र कहा, ठीक है। और तीसरा जो लोकतंत्र का प्रकार है उसको इन्होंने नाम दिया नव जनवादी लोकतंत्र। ये इनका एक्चुअल लोकतंत्र है जो इन्होंने चीन में लाया, इनके लोकतंत्र का विचार है। तो नौ जनवादी लोकतंत्र क्या होता है, तो देखो ये उन देशों में होता है, ये पूंजीवादी देशों से अलग है।
जो देश कृषि प्रधान होता है, इसमें पूरा एशिया अफ्रीका पिछड़े देश आते हैं। जो देश कृषि प्रधान तो होता है, औपनिवेशिक होता है, पिछड़ा जैसे भारत था, चीन था, पूरा का पूरा अफ्रीका, पूर्वी एशिया, है ना। इसके अलावा और भी दक्षिण अमेरिका के देश, है ना। जो औपनिवेशिक होता है, जो गुलाम होता है या अर्ध गुलाम होता है, जो गुलाम होता है या अर्ध गुलाम होता है, ऐसे देश, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया एशिया, चीन, भारत, अफ्रीका, ये देश, यहाँ ये आएगा क्योंकि पूंजीवादी देश बहुत अलग है, वहां औद्योगिक विकास हो चुका है, वहां सरकारें, स्थायी सरकारें ऑलरेडी है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ वो लोग बहुत उत्पादन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उसको बेच रहे हैं, एक वर्ग का शोषण हो रहा है, एक वर्ग बहुत अमीर बन रहा है, वहां की स्थिति अलग है, और भारत जैसे हम लोग की स्थिति अलग है, हम ऑलरेडी पिछड़े हैं, खुद में ही धर्म राजनीति सब चीजों में उलझे हुए हैं, पिछड़े हैं, सामंतवाद का हमारे यहाँ प्रभाव है। हमारे यहाँ की तुलना उन देशों से नहीं की जा सकती है। तो हमारे यहाँ जो लोकतंत्र आएगा वो नौजनवादी लोकतंत्र है। तो ये कृषि प्रधान, औपनिवेशिक, गुलाम और पिछड़े राष्ट्रों है ना, इनके यहाँ हो जाएगा। जहां ऐसी परिस्थिति है वहां केवल आया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायक नहीं होगा, क्योंकि वहां वर्ग चेतना ही नहीं है। यहाँ पूंजीवाद नहीं, तो लोगों का उस तरीके से शोषण नहीं हुआ, तो यहाँ सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा नौजनवादी लोकतंत्र। यहाँ नौजनवादी मतलब जैसे यूएसएसआर में आया ना, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो गया, उसकी तानाशाही स्थापित होगी, यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, नौजनवादी लोकतंत्र आएगा। और नौजनवादी लोकतंत्र में कौन कौन शामिल होंगे, मतलब कौन कौन लोग यहाँ मिलकर क्रांति करेगा, तो देखो सबसे पहले किसान। हमारे भारत के आंदोलन में भी आप देखोगे ना, किसान, आदिवासी, है ना, धार्मिक लोग, और जितने भी सब छोटे छोटे बुर्जुआ समाज के जो लोग थे, सबने मिलके एक साथ लड़ाई लड़ी, है ना। तो इसी तरीके का मॉडल की बात कर रहे हैं। इसमें शामिल होंगे क्रांति में किसान, सर्वहारा मजदूर भी शामिल होंगे, है ना, छोटे बुर्जुआ, जो छोटे जमींदार है, छोटे बुर्जुआ, है ना, जो छोटे बहुत पैसे या जो शोषण से लाभ कमाते हैं, तो ये छोटे बुर्जुआ हो गए। और राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी बुर्जुआ, ऐसे बुर्जुआ जो अपने देश में अपना शासन चाहते हैं, इनको उन्होंने कह दिया राष्ट्रवादी बुर्जुआ। तो ये चार लोग जब मिलकर क्रांति करेंगे, कौन चार लोग, किसान, सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर वर्ग, छोटे बुर्जुआ और राष्ट्रवादी बुर्जुआ, छोटे मोटे जमींदार, और उसके बाद ऐसे लोग जो देश में अपना शासन चाहते हैं। तो ये चार लोग मिलकर क्रांति करेंगे, इससे जो सत्ता स्थापित होगी उसे कहा जाएगा नौजनवादी लोकतंत्र। और ये जब ये नौजनवादी लोकतंत्र स्थापित होगा तो ये एशिया के अनुसार होगा, ये मार्क्सवाद का एक बदला हुआ रूप होगा, ठीक है। तो ये इनका नौजनवादी लोकतंत्र है, समझ गए, इनमें चार लोग मिलकर क्रांति करेंगे। तो ये हमारे माननीय माओ का जन लोकतंत्र का मॉडल है, ठीक है। अब आगे इनका अगला विचार देखते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और अगला विचार देखते हैं माओ का। तो जैसे देखा हमने, जनवादी लोकतंत्र स्थापित होगा, तो जब जनवादी लोकतंत्र स्थापित होगा तो इसके माध्यम से क्या होगा, चौथा बिंदु देखते हैं। जब जनवादी लोकतंत्र, हम देख रहे हैं माओ के राजनीतिक विचार, तो इसका चौथा बिंदु है, तीसरा बिंदु सॉरी, हमने बी देख लिया था, है ना। ए क्या देखा था कि इन्होंने माओ और लेनिन के विचारों में परिवर्तन किया, ये ए बिंदु था। बी बिंदु हमने देखा कि इन्होंने किसकी मांग की, इन्होंने मांग की जनवादी लोकतंत्र की, है ना। हमने दूसरा सिद्धांत क्या देखा, माओ का देखा हमने, माओ का नौ लोकतंत्र, है ना। बी नंबर पे हमने माओ का लोकतंत्र देख लिया। अब सी नंबर पे हम क्या देख रहे हैं, है ना। अब अगली हेडिंग हमारी सी नंबर की, है ना, इनके राजनीतिक विचार। इसमें हम देखेंगे जनवादी, जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकत्व। तो इनने जो जनवादी लोकतंत्र की स्थापना की बात की, उसमें किसका अधिनायकत्व होगा, मतलब कौन सा वर्ग यहाँ शासन करेगा। तो ध्यान रखिए, इनका जो जनवादी वर्ग है ना, उसमें इन्होंने चार समूह को शामिल किया, जो मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें शामिल होंगे किसान, ठीक है, ये आंदोलन करेंगे, मजदूर, जिसको सर्वहारा वर्ग कहते हैं, है ना, ये शामिल होगा। इसके अलावा जो बुर्जुआ है, छोटे, है ना, जिनको छोटे बुर्जुआ कहते हैं, मतलब छोटे जमींदार, छोटे बुर्जुआ,
ये शामिल होंगे, और चौथा है राष्ट्रीय बुर्जुआ, है ना, जो देश हित में अपना शासन चाहते हैं। तो ये चार लोग, इनके जो अधिनायकत्व है ना, सरकार का केंद्र होंगे। ठीक। तो यही इनका है जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकत्व, है ना। ये विचार है इनका। आगे बढ़ते हैं हम और अगला विचार देखते हैं इनका, जिसकी हेडिंग है डी, और ये इसका नाम है अंतर्विरोध। अगली जो इनने राजनीतिक सिद्धांत दिया है वो है अंतर्विरोध। अंतर्विरोध की अवधारणा। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये अंतर्विरोध की अवधारणा क्या है इनकी। ठीक है, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। विरोध की अवधारणा, अंतर्विरोध की अवधारणा, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विरोध का सिद्धांत, है ना। विरोध का सिद्धांत। तो क्या है विरोध का सिद्धांत माओ का? तो देखो, माओ इनकी स्पष्ट मान्यता थी, या माओ इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो मानव समाज है ना, क्योंकि मानव का स्वभाव ही ऐसा है, तो जो मानव समाज है, मानव समाज में जो अंतर्विरोध है ना, जो अंतर्विरोध है वो अनंत काल तक बने रहेंगे। मानव में विरोध कभी खत्म नहीं होता, और जब आपसी विरोध होते रहता है तो इसी तरीके से नई नई चीजें बनती रहती है और विकास होते रहता है ना। तो मानव के विचारों में क्या कहते हैं, क्रांति एक बार नहीं होगी कि एक बार हुई लोग हमसे संतुष्ट हो जाए। जीवन में ऐसे कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी चीज से संतुष्ट हो जाते। तो इसका क्या मतलब है कि समाज में या मानव में ना अंतर्विरोध हमेशा बना रहता है। अनंत काल तक विरोध बने रहते हैं समाज में। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। तो जो सर्वहारा वर्ग का, या जो इनका जनवादी जो वर्ग है, जनवादी वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा, है ना। मतलब इनकी सरकार बनेगी तो क्या इनका विरोध नहीं होगा? सोचिए, हर एक सरकार आती तो कहीं ना कहीं विरोध होता। तो जो जनवादी सरकार का अधिनायकत्व करने की माँ वो बात कर रहे हैं, तो इसका विरोध भी बना रहेगा, इसका भी क्या होगा, विरोध होगा, है ना। जब इस वर्ग का अधिनायकत्व आ जाएगा या साम्यवाद आएगा, जब भी उसका विरोध होते ही रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो साम्यवाद है वो कई शताब्दियां लग सकती है उसको आने में। समाज में हमेशा क्या होता है, विरोध होते रहता है। अगर हम जनवादी व्यवस्था भी ला लेंगे तो भी हमारा विरोध होगा। ठीक है, तो इनके अनुसार विरोध हमेशा कायम रहेंगे, हमेशा कायम रहेंगे क्या, विरोध। ठीक है, उन्होंने दो प्रकार के विरोध बताए। पहला जो विरोध है ना, पहले प्रकार का विरोध है, दो प्रकार बताए विरोध के। ठीक है, विरोध हमेशा कायम रहेंगे। यहीं पे आप समझिए, विरोध के दो प्रकार बताए, दो प्रकार के विरोध। तो जो पहला प्रकार है विरोध का वो है सामंजस्यशील विरोध। सामंजस्यशील, सामंजस्यशील विरोध। ठीक। और दूसरा जो प्रकार है विरोध का वो है गैर सामंजस्यशील। गैर सामंजस्यशील, इस तरह के विरोध। देखो, सामंजस्यशील से क्या मतलब समझ रहे हो आप? सामंजस्यशील विरोध मतलब आप सामंजस्य, जो सामंजस्य शब्द है इसका मतलब समझते हैं कि आपसे सामंजस्य होना किसी में। ठीक है, देखो, सामंजस्यशील विरोध ऐसे विरोध होते हैं जो सामान्यतः जनता के बीच होते हैं, कि किसी विचार को लेकर हमारे विचार एक जैसे नहीं हो पाते। मतलब दो समान विचार, किसी एक बात पर दो व्यक्तियों के अलग अलग विचार होते हैं, दो लोगों के एक जैसे विचार नहीं हो पाते। मतलब हमारा सामंजस्य नहीं बन पाता। तो ये सामंजस्यशील विरोध होते हैं कि जनता में आपसी, आपसी में जो जनता में विरोध होता है, इसको सामंजस्यशील विरोध कहा जाता है। कि हमारे सामान्य विचार किसी चीज पर नहीं बन रहे, हमारा सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो ये जनता के बीच में विरोध होते हैं। तो इस विरोध को ना बातचीत से सुलझाया जा सकता है, इसके लिए हिंसा की जरूरत नहीं, हिंसा नहीं चाहिए। बिना हिंसा के जनता में बातचीत से खत्म हो जाता है ना। तो ये सामंजस्यशील प्रकार का विद्रोह होता है। पर दूसरा जो विद्रोह होता है गैर सामंजस्यशील, मतलब कि इसमें तो सामंजस्य बन जाता है, पर जो गैर सामंजस्यशील, ऐसे विरोध जो खत्म नहीं होते भैया। तो ये विरोध किसके मध्य होते हैं? ये होते हैं शोषक और जो शोषित है, जो शोषण करता है और जिसका शोषण होता है, पूंजीवाद और सर्वहारा। तो ये वाला विरोध जो होता है ये इनके बीच में होता है।
और इस विरोध को सुलझाने के लिए हिंसा की जरूरत पड़ती है, क्रांति करने की जरूरत पड़ती है ना, तब ये विरोध खत्म होता है। तो ये है बेसिकली इनके विरोध का सिद्धांत कि समाज में हमेशा विरोध बने रहते हैं। दो तरह के, एक सामंजस्यशील जो बातचीत से खत्म हो जाते हैं, आम जनता में होते हैं। दूसरे विरोध होते हैं गैर सामंजस्यशील, जिसमें तो बिना हिंसा लड़ाई के कुछ समझौता हो ही नहीं सकता, कि एक सरकार ने हमारा शोषण किया, हमको उसको हटाना है, कैसे भी मारना ही है, मतलब आर पार की लड़ाई होती है। इसको कहा जाता है सामंजस्यशील विरोध, है। तो ये इनका क्या है, विरोध का सिद्धांत है। अब देखिए अगला सिद्धांत पुनः है, या राजनीतिक विचारों को हम देख रहे हैं माओ के, है ना। तो इनके राजनीतिक विचारों में अगला जो विचार है, या अगला जो सिद्धांत है राजनीति का, वो है निरंतर क्रांति। तो क्या है इनके निरंतर क्रांति का विचार? देखो, निरंतर क्रांति का जो विचार है, इस विचार को सबसे पहले दिया था हमारे मार्क्स मॉडल, है ना। निरंतर क्रांति का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दिया था। इनका कहना था मार्क्स का कि जब तक साम्यवाद की स्थापना नहीं होती, तब तक क्रांति क्या निरंतर रूप से होती रहेगी। कब तक? जब तक साम्यवाद नहीं आता। साम्यवाद नहीं आता तब तक निरंतर क्या होती रहेगी, तब तक निरंतर क्रांति चलते रहेगी। तो ये था हमारे कार्ल मार्क्स का निरंतर क्रांति का सिद्धांत। ठीक है। तो इसी तरीके के माओ ने क्या कहा, इसी तरीके से माओ कहते हैं कि क्रांति जो है ना, एक घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ अपने आप ज्वाला उठ जाएगी और क्रांति हो जाएगी। तो क्रांति एक घटना नहीं है। क्रांति एक घटना नहीं है, बल्कि क्या, एक प्रक्रिया है। क्रांति एक प्रक्रिया है। और ये कैसी प्रक्रिया है? जो निरंतर चलते रहती है। अब इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि इन्होंने कितना सारा, कितने अलग अलग तरीके से क्रांति की। आपके सामने एक समस्या आई, उसको आपने खत्म की, तो आप देखोगे दूसरी समस्या आ जाएगी। तो जब आप सत्ता पर आसीन होते तो बहुत सारी क्रांतियां होते रहती है। इन्होंने कहा था ना, समाज में विरोध बने हुए रहते हैं, तो जब विरोध होता है तो क्रांति होती है। तो क्रांति एक के बाद एक हमेशा होते रहती है ना, और क्रांति कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए कह रहे हैं कि जो क्रांति है एक घटना है। एक घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहती है ना। ये कहते हैं कि समाज जो है ना, समाज में क्रांतियों का दौर चलेगा। भाई एक दो क्रांति नहीं आएगी, समाज में क्रांतियों का दौर चलेगा। मतलब कई कई क्रांति आते जाएगी। ठीक है। और क्रांति क्यों होगी? क्रांति इसलिए होगी ताकि लोगों में हम मानसिक परिवर्तन कर सके, लोगों के विचारों को बदल सके, और उनको साम्यवाद से प्रभावित कर सके। तो मानसिक परिवर्तन हेतु क्रांति होगी। क्रांति क्यों होगी? ताकि हम लोगों में मानसिक परिवर्तन कर सके, इसलिए क्रांति की जाएगी, है ना। तो क्रांति एक नहीं होगी, क्रांति के कई कई दौर होंगे, और कई दौर में क्या होगी, क्रांति होगी, है ना। तो देखो, निम्नलिखित क्रांति की बात करते हैं। निम्नलिखित जो क्रांति इनके समय हुई, निम्नलिखित क्रांतियां जो इन्होंने खुद की, वो देखो कि माओ की क्रांतियां क्या रही है ना, कौन सी क्रांति माओ ने की। पहली जो इन्होंने क्रांति की, वो क्या थी? ये भूस्वामी, जो भूस्वामी है ना, इनके विरोध में अभियान चलाया। देखो, विरोध बने रहते समाज में। तो भूस्वामी लोग, या इनको पूंजीपति या सामंतवादी कहते हैं, ये सामंतवादी गरीबों किसानों का शोषण करते थे। तो भूस्वामी के विरोध में इन्होंने अभियान चलाया। कब? सबसे पहले 1949 में, जैसे ही क्रांति करते उसके बाद में 1952 तक के, है ना। तो इसी को क्या कहा इन्होंने, भूस्वामी के विरोध में अभियान चलाया। तो एक क्रांति इनकी ये थी, तो भूस्वामी विरोधी अभियान इन्होंने चलाया था। दूसरी जो क्रांति थी, इनकी दूसरी क्रांति थी, इसको इन्होंने नाम दिया सैकड़ों फूल खिलने का सिद्धांत। क्या नाम दिया? सैकड़ों फूलों के खिलने की योजना। ठीक है। दूसरी क्रांति का नाम क्या है? इनकी दूसरी क्रांति का नाम है कि सैकड़ों फूलों के खिलने की योजना। इस सैकड़ों फूलों की खिलने की योजना मुख्यतः क्या था, कि जब स्टालिन की मृत्यु हो जाती है यूएसएसआर में, तो थोड़ा सा उदारवाद को अपना लिया जाता है ना। उदारवाद मतलब कुछ छूट प्रदान की जाती है साम्यवाद में, कुछ पूंजीवाद के तत्वों को अपनाया जाता है, निजी संपत्ति को अपनाया जाता है, उद्योगों को छूट दी जाती है।
तो इसी को इन्होंने कहा था कि बहुत सारे विचारों को पनपने दो, समझ में आया? सैकड़ों फूल खिलने दो, सब पे सरकार है, अपन अधिकार मत कर लो, अपने विचार मत थोपो, कुछ थोड़ी सी स्वतंत्रता लोगों को दी जाए। तो जब स्वतंत्रता दी गई ना, सैकड़े विचारों को पनपने दे, सैकड़े विचों को मतलब सैकड़े फूलों को खिलने दे, सैकड़े फूलों को, ये वैचारिक रूप से मुक्त किया गया कि आप जरूरी नहीं है साम्यवाद को मानो, आपको जैसे लगे आप वो करो, सरकार ने आपको छूट दे दी, आप अपना विकास करो। तो भाई निजी व्यक्ति पैदा होने लगे, बड़े बड़े उद्योगपति लोग होने लगे भैया, तो अब इनकी आलोचना होने लगी। तो जब इनकी बुराई होने लगी, इनका विरोध किया जाना पड़ा, तो यहाँ माओ ने एक अलग फिर प्लान की। अब यार जब इन्होंने छूट दी तो कहीं ना कहीं लोगों का साम्यवाद की तरफ से भटकाव खत्म हो रहा है। यहाँ पर अब देखे तो शीत युद्ध भी चल रहा है, लोगों का झुकाव शीत युद्ध से परेशान होकर किधर जा रहा है? कहीं ना कहीं शीत युद्ध में बहुत सारी कमियां आ रही साम्यवाद में। साम्यवाद अपने देश में सब कुछ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ने लगा था उत्पादन में, हर चीजों में। तो लोगों का आकर्षण पूंजीवाद की तरफ हो रहा था, तो फिर इनका विरोध होना शुरू हुआ माओ का। तो इन्होंने एक दूसरी योजना लाई, अब वापस से लोगों को साम्यवादी बनाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। उसको इन्होंने नाम दिया लंबी छलांग। तो अब देखो इनकी लंबी छलांग क्या है ना? तीसरा बिंदु है लंबी छलांग की क्रांति। देखो, इसको इन्होंने लंबी छलांग आंदोलन कहा। लंबी छलांग आंदोलन, तो देखो ये लंबी छलांग आंदोलन क्या है? लंबी छलांग आंदोलन का बेसिकली अर्थ इतना है कि ये आर्थिक कार्यक्रम था। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति खराब होने लगी थी चाइना की, चाइना का विकास प्रभावित हो रहा था। तो देखो इन्होंने लंबी छलांग आंदोलन क्यों की? लंबी छलांग आंदोलन से इनका मतलब था कि औद्योगिक विकास करने का। लंबी छलांग आंदोलन की इन्होंने क्रांति चलाई, क्यों? औद्योगिक विकास करने के लिए, कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, इसलिए क्या करना है, औद्योगिक विकास करना है। उन्होंने 100% उत्पादन का लक्ष्य रखा, 100% उत्पादन में वृद्धि करना है। इस लंबी छलांग मतलब हमको बहुत आगे करना है, तरक्की करना है ना। वो कैसे करेंगे? औद्योगिक विकास करेंगे, 100% उत्पादन वृद्धि कर लेंगे, अभी जितना उत्पादन हो रहा है उससे डबल उत्पादन करेंगे। तो ये है उनके लंबी छलांग का आंदोलन, ठीक है। इन्होंने इसमें कही कि 15 वर्ष में, केवल 15 वर्षों में, ठीक है। ये कब से कब तक चला था ये भी देख लो आप। लंबी छलांग आंदोलन चला था 1958 से 1960 तक, शुरू ही हुआ था कि ये खत्म हो गया था, है ना। तो इसमें 15 वर्षों में ब्रिटेन जैसा, जो ब्रिटेन विकसित देश था, उससे आगे निकलने का लक्ष्य रखा है इन्होंने लंबी छलांग में, कि ब्रिटेन से आगे निकलना है 15 वर्ष में। इसलिए इन्होंने क्या रखा, लंबी छलांग का क्रांति की, मतलब इसमें लक्ष्य रखा कि हमको 15 वर्ष में ब्रिटेन से आगे निकलना है, ठीक है। तो फिर यहाँ इसी समय एक बड़ा दुर्भाग्य हुआ, यहाँ पर जैसे ही माओ ने लंबी छलांग की घोषणा की, अकाल पड़ गया चीन में। अकाल पड़ गया, लंबी छलांग तो दूर, खाने के लाले पड़ रहे हैं, सब व्यवस्था खराब हो रही। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर देखो एक इन्होंने एक नारा दिया लंबी छलांग में। कौन सा नारा दिया? परिश्रम के 3 वर्ष। क्या यार अब इतनी परिश्रम करने की जरूरत है ना? परिश्रम के 3 वर्ष और खुशियों के 1000 वर्ष। अकाल पड़ रहा है, सब चीजें हो रही, तो हम इतनी मेहनत करेंगे 3 वर्ष कि हमारे परिश्रम के 3 वर्ष और खुशियों के 1000 वर्ष। केवल 3 साल सभी लोग खूब मेहनत करेंगे बिना किसी स्वार्थ के। इसके बाद जो आने वाले हमारे 1000 साल है, ये खुशी से भरे हुए होंगे, है ना। तो इन्होंने ये नारा दिया। ये जो लड़ाई थी, है ना, इस आंदोलन, जो लंबी छलांग आंदोलन को इन्होंने क्या नाम दिया? लोहे व इस्पात की लड़ाई इसको नाम दिया, ठीक है। इसको उन्होंने नाम दिया कि अभी लोहे और इस्पात की लड़ाई है, हमको मजबूत बनाने के लिए लड़ाई है चाइना को। इसको दो पैरों से लड़ने की, चलने की नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो पैरों से चलने की नीति। इसका मतलब ये था कि जो पाश्चात्य, है ना, जो पाश्चात्य तकनीक थी, पाश्चात्य तकनीक के साथ स्वदेशी तकनीकों को विकसित करना था, है ना। ऐसे उत्पादन करना था कि पाश्चात्य तकनीकी को भी अपनाना था और देसी तकनीकी को भी विकसित करना था। इसलिए इसको इन्होंने दो पैरों से चलने की नीति कहा, लोहे और इस्पात की नीति कहा, क्योंकि औद्योगिक विकास करना था, खुद को मजबूत बनाना था।
परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 1000 वर्ष, है ना? और इन्होंने इस समय जो साम्यवाद का मुख्य तत्व था उसको लागू करने की कोशिश की। क्या लागू किया? कि आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार वितरण, ठीक है? और योग्यता अनुसार कार्य, योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण, ये जो नीति थी इसको लागू करने की इन्होंने कोशिश की, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। एक पूरी तरीके से साम्यवाद लाकर चाइना को कैसे मजबूत बनाया जाए, ये कहीं ना कहीं इस बात पर ज्यादा बल दे रहे थे, ठीक है? अब क्या हुआ, ये कहीं न कहीं असफल हो गई इनकी सांस्कृतिक क्रांति। अकाल आदि सब चीज़ें आई, ये सफल नहीं हो पाए जो भी इनने लक्ष्य रखा था इस सब चीज़ों को, है ना? तो भई अब क्या करें? अब इनकी बहुत फजीहत हो गई, इनकी पकड़ कमज़ोर होने लगी पूरे चाइना में, और कहीं न कहीं उत्पादन ये जितना करना चाहते थे उतना कर नहीं पाए। लोगों का भरोसा इनसे कम होने लगा। कहीं न कहीं पूंजीवाद की ओर लोगों का क्या होने लगा? खिंचाव होने लगा। तो यहाँ इनने एक तरीके की डिक्टेटरशिप अपनाना शुरू कर दी, तानाशाही अपनाना शुरू कर दी। तानाशाही ऐसी कि जबरदस्ती अब लोगों पे प्रतिबंध लगाएगा, उन प्रतिबंध लगाया जाएगा, लोगों के विचार को ऐसा बना दो कि साम्यवाद बहुत अच्छी चीज है। कैसे लोगों को अपनी तरफ प्रभावित करे, पूरा सेंसरशिप कर दो मीडिया की। एक्सट्रीम रूप ये होता है समाजवाद का, कि सबको उत्पादन में बढ़ा दो, सबको खूब काम करना है, कोई मीडिया की स्वतंत्रता नहीं होगी, सबको केवल अच्छी बात बताई जाएगी साम्यवाद की। शासक और साम्यवादी दल की खूब प्रशंसा की जाएगी, और लोगों को खूब काम में लगाया जाएगा, लोगों को कोई अधिकार नहीं होंगे, बिल्कुल जैसे चाइना में स्थिति है। खूब काम कराया जाएगा, आप सरकार के विरुद्ध या साम्यवादी दल के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते, आपको गायब कर दिया जाए। तो फिर इस तरह की चीजें करने के लिए उन्होंने जो अगली क्रांति की, है ना? जो क्रांति हम देख रहे हैं, निरंतर क्रांति, तो फिर इन्होंने अगली क्रांति जो की ना, उसको इन्होंने नाम दिया सांस्कृतिक क्रांति। कौन सी? सांस्कृतिक क्रांति, ठीक है? जिस जो क्रांति को उन्होंने नाम दिया, तो इन्होंने क्रांति को क्या नाम दिया? इन्होंने कहा सांस्कृतिक क्रांति। अब देखो, एक घ नंबर की है, ये है सांस्कृतिक क्रांति। अब हम देखते हैं कि भाई इनकी जो सांस्कृतिक क्रांति है वो क्या है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ चुके हैं, हमने लंबी छलांग आंदोलन सब देख लिया, अब हम देख रहे हैं क्या इनकी सांस्कृतिक क्रांति क्या है। तो देखो, सांस्कृतिक क्रांति एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण इनकी क्रांति है। तो हम देखते हैं जो हमारे माओ महोदय ने जो अगला सिद्धांत दिया, राजनीतिक सिद्धांत, उस सिद्धांत को हम जानते हैं। जो हमारी अगली हेडिंग है, घ नंबर पर हमको देखना था, इसे कहते हैं सांस्कृतिक क्रांति। सांस्कृतिक क्रांति माओ की, ये कब इन्होंने की थी? तो देखो, लगभग 1966 से लेकर 76 के जो समय है, इस समय इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति की बात की। सांस्कृतिक क्रांति क्या थी, तो इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है इन्होंने एक बात की थी, सैकड़ों फूल को खिलने दो। सैकड़ों फूलों को खिलने दो, इसका मतलब क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना? सबको अपने विचार रखने दिए जाए, या स्वतंत्रता से था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इसका, इस क्रांति का मतलब था, ठीक है? दूसरी इन्होंने जो क्रांति की थी वो थी लंबी छलांग। इसका मतलब क्या था लंबी छलांग का? तो यहाँ जो लंबी छलांग है, इसका मतलब था औद्योगिक विकास, औद्योगिक व आर्थिक विकास, ठीक है? ये उसके लिए थी। अब यहाँ पर ये क्रांति कर रहे हैं क्या? सांस्कृतिक क्रांति। तो ये जो माओ की सांस्कृतिक क्रांति है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, देखो, प्रशासनिक सुधार करने से, भ्रष्टाचार दूर करने से, एक नई व्यवस्था बनाने से। तो प्रशासनिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक, एक पूरे के पूरे संस्कृति को बदलना था। सांस्कृतिक, है ना? तो प्रशासनिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक परिवर्तन करना था, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? इनको उन्होंने नाम दिया सांस्कृतिक क्रांति का, इन्होंने नाम दिया, ठीक है? इसके द्वारा क्या करना था कि जो दल हो रहा था ना, साम्यवादी जो दल था, साम्यवादी दल में नौकरशाही बढ़ रही थी, है ना? मतलब कि
नौकरशाही बढ़ रही थी मतलब अधिकारियों का दबदबा दल में बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं आम लोगों को इससे नुकसान हो रहा था। ये नौकरशाही बढ़ जाती है तो भ्रष्टाचार ये सब चीजें होने लगती है, ये अपने हित में काम करने लगती है ना। और एक्चुअल जिस उद्देश्य से बनाना था इनको साम्यवादी राज्य, उसके उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते हैं ना, ये भ्रष्टाचार और इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जनता को बेवजह परेशान करने लगती है नौकरशाही। तो दल में नौकरशाही बढ़ रही थी, है ना, बढ़ रही थी, उसे रोकने के लिए, उसे रोकना क्या उद्देश्य था सांस्कृतिक क्रांति का, कि जो दल में नौकरशाही की प्रवृत्ति बढ़ रही थी उसको रोकना था। सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा था दल में, सत्ता का केंद्रीकरण को रोकना था, है ना, सत्ता का केंद्रीकरण रोकना था, इसलिए क्रांति करना था। इसके अलावा लोगों के विचारों में परिवर्तन करना था। सांस्कृतिक परिवर्तन मतलब पूरी तरीके से परिवर्तन, जैसे कि एक परिवर्तन क्या है, नौकरशाही को रोकना पहले। दूसरा, केंद्रीकरण बढ़ रहा था सरकार का, कुछ जगह शक्ति एकत्रित हो रही थी, उनको दूर करना था। इसके अलावा क्या करना था, वैचारिक परिवर्तन लाना था लोगों के विचारों में, लोगों के विचारों में वैचारिक परिवर्तन। अरे विचारों में परिवर्तन कैसे आ सकता है लोगों के, तो ये जो काम माओ ने किया ना, इसने क्या किया, माओ ने जो स्कूल है, ध्यान रखो आप विचारों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। जो स्कूल है, कॉलेज है ना, यहाँ पर छात्रों को प्रभावित किया, छात्रों को प्रभावित करने के लिए अभियान चलाए, उनकी निष्ठा प्राप्त करने की कोशिश की, उनको बताया कि माओ उनका बहुत बड़ा हितैषी है, किस तरीके से साम्यवाद में ही उनका कल्याण हो सकता है। तो युवाओं के विचारों को प्रभावित करो तो आपके विचारों को आसानी से फॉलो कर लिया जाता है। तो स्कूल और कॉलेजों में इन्होंने छात्रों को प्रभावित करने का प्रयास किया, है ना। जो साम्यवादी दल था ये केंद्रीकरण हो रहा था, मतलब ये खुद का सोचने लग गया था, जनता से कम जुड़ाव रख रहा था, इसमें नौकरशाही और अधिकारियों का दबदबा बढ़ रहा था। तो दल को ना जनता से जोड़ने का प्रयास किया माओ ने, क्योंकि माओ की ख्याति भी कम हो रही थी, इनका विरोध होने लगा था, ये असफल भी हो रहे थे। तो जनता को, मतलब कि दल को जनता से जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया, इस क्रांति के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया था, इस समय सांस्कृतिक क्रांति क्यों करनी पड़ी, क्योंकि इन्हीं के समय नेता हुए थे। जैसे एक नेता थे जिनका नाम था लीसी योकी, और दूसरे नेता थे डेंग सियाओपिंग, डेंग सियाओपिंग। ये नेता माओ के खिलाफ क्रांति करने लग गए थे, है ना। जब माओ के खिलाफ क्रांति होने लग गई थी तो कहीं ना कहीं माओ की सत्ता कमजोर हो रही थी, ये परिवर्तन चाहते थे, साम्यवाद में बहुत सारी कमियां आ गई थी, उस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा था, चीन पिछड़ने लग गया था। तो लिसियोकी और डेंग सियाओपिंग ये कहीं ना कहीं संघर्ष करने लग गए थे, किसके विरुद्ध, माओ के विरुद्ध, माओ के विरोध में। तो माओ से तुंग ने क्या कहा है इनको, कि ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद से प्रभावित है। तो माओ क्या करना चाहते हैं, वे बुर्जुआ, इन्होंने कहा कि मैं बुर्जुआ तत्वों से चीन को खाली करना चाहता हूँ, चीन को खाली करना चाहता हूँ, मतलब मैं इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगा। ये मेरा विरोध कर रहे हैं पर ये कहीं ना कहीं बुर्जुआ है, हम पूंजीवादी लोग हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो मैं इन बुर्जुआ तत्वों से चीन को खाली कर दूंगा, मतलब इनको हटा दूंगा, इनका विनाश कर दूंगा। बुर्जुआ तत्वों को ना एक तरह की तानाशाही स्थापित करने की ओर बढ़ रहे थे। हमारे यहाँ पर हमारे जो माओ महोत्सव माओ है, पूरी की पूरी शासन व्यवस्था के सर्वा सर्वा बन के बैठे थे बहुत लंबे समय से, तो इनका विरोध होना भी लाजमी था, इसलिए ये सारी चीजें हो रही। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज आप समझिए, कि जब बहुत समय से साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी, लंबे समय तक इनका शासन बना हुआ था, 1949 के बाद लगातार अपने हाथों में सारी सत्ता ले रखी है, और लगभग 20 साल होते हुए आए, है ना, 74 के लगभग तक ये रहते हैं सत्ता में। तो यहाँ तक वो जब लंबे समय हो गया और माओ माओ गद्दी पर बैठे हुए हैं चाइना की, तो यहाँ हुआ ये क्या हुआ पता है, लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी आ गई, लोग इनकी व्यवस्था से नाराज होने लगे, माओ की अव्यवस्था फैलने लगी, नौकरशाही बहुत बढ़ने लगी, दल का बहुत ज्यादा प्रभाव होने लगा, दल कहीं ना कहीं लोगों के विचारों को दबाने लगा, नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ने लगा राज्य का,
उस तरीके से लाभ होने नहीं लगा, कुछ ना कुछ साम्यवाद की कमियां सामने आने लगी, तो माओ का विरोध होने लगा, है ना। इनके विरोध में नेता लोग आंदोलन करने लगे, जैसे डेंग सियाओपिंग जैसे नेता आजादी की मांग करने लगे। तो इस माहौल में कहीं ना कहीं जनता और दल के बीच में मतभेद पैदा होने लगे, और माओ का जो प्रसिद्धि थी वो भी कम होने लगी, लोगों के खिलाफ इनके मन में क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, लोग इनको हटाना, बदलाव की मांग करने लगे, माओ को हटाने की बात करने लगे। तो अब ये समय आया कि माओ को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं भैया, अब मेरी पकड़ कमजोर हो रही, इसको वापस बनाने की जरूरत है। तो यहाँ कुछ अलग चाल चलते हैं माओ। अब माओ क्या करते हैं, सबसे पहले लाल कर सुरक्षा कर्मी तैनात करते हैं। लाल क्या तैनात करते, ये करते हैं लाल सुरक्षा कर्मी, लाल सुरक्षा कर्मी तैनात करते हैं, इनको रेड गार्ड कहा जाता है। मतलब ये बहुत सारे जो इनके फौजी थे साम्यवादी पार्टी के, सेना जो इनके थी, जिनको लाल कपड़े वो पहनते थे, इन लोगों को तैयार करते, इनके हाथ में एक डायरी देते हैं साम्यवाद की, और इनको भेजते हैं कि जबरदस्ती लोगों के विचारों को परिवर्तन करना है, चाहे डरा के धमका के कैसे भी, या उनको बातचीत से मतलब एक वैचारिक बुद्धि, लोगों में विश्वास पैदा करना है, किसके लिए, साम्यवाद के लिए, साम्यवाद का प्रचार करना है। तो इन्होंने लाल सुरक्षा कर्मी तैयार करे, और पूरे देश में ये सिर्फ साम्यवाद का प्रचार करते थे। ठीक है, तो ये इनने एक चाल चली। दूसरा इन्होंने क्या किया, ठीक है, जो दल और इनके खिलाफ जो दल पैदा हो रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे लोग, उनको कमजोर करना था। तो उनको कमजोर करने के लिए ही इन्होंने क्या किया, जनता से जुड़ने की कोशिश किया, और अपने को जनता से जुड़ने की कोशिश की, और अपने को मजबूत करना चाहा, है ना। और जो साम्यवादी दल का प्रभाव बढ़ गया था, उसको कम करने का प्रयास किया। इनको जब समझ में आई, तो सांस्कृतिक क्रांति से वापस, मतलब संस्कृति बनाना चाहते थे साम्यवाद की, लोगों के विचारों को प्रभावित करना चाहते थे, जैसे ग्रामसी ने किया था। तो इन्होंने खुद एक मुद्दा उठाया कि साम्यवादी दल बनाम जनता, इसके माध्यम से उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो जनता है, उसको दल दल का प्रभाव कम करने की कोशिश की, और जनता पे ध्यान देना शुरू किया माओ ने। ठीक है, जनता में के विचारों में परिवर्तन करने के लिए क्या किया, लाल सुरक्षा कर्मी तैयार किए, पूरे देश में उनको भ्रमण कराया था। वो एक रेड किताब लेके हाथ में घूमते थे, और जनता के विचारों में परिवर्तन करते थे, या युवाओं के विचार में परिवर्तन करते थे। ठीक है, इन्होंने युवाओं को, जो रेड गार्ड किसको बनाया, युवाओं को बनाया। ठीक है, उनको प्रभावित किया, क्योंकि युवा लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उनके विचार समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित करते। ठीक है, यही उद्देश्य था माओ का, इस सांस्कृतिक क्रांति के पीछे यह उद्देश्य था कि साम्यवादी दल पर इनकी पकड़ जो कमजोर हो रही थी, दूसरे नेता इनका विरोध कर रहे थे, पकड़ को मजबूत करना, है ना। डेंग सियाओपिंग जो नेता थे साम्यवादी दल के, दूसरे लोग माओ का विरोध करने लगे थे, कहीं ना कहीं इनकी नीति से वो समर्थन नहीं रख पा रहे थे, इसलिए क्या माओ का विरोध कर रहे थे। तो माओ वापस से अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि जनता का उन पर कितना भरोसा है, इसलिए वो सारी ये चीजें कर रहे हैं ना, अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता था साम्यवादी पार्टी में वापस से। ठीक है, तो अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, स्कूल कॉलेजों में छात्रों को प्रभावित किया, उनके विचारों को प्रभावित किया, उनको रेड गार्ड में शामिल किया, और उनके माध्यम से इन्होंने साम्यवाद का प्रचार कराया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक चांडाल चौकड़ी बनाई। चांडाल चौकड़ी क्या है इनकी, देखो, चांडाल चौकड़ी, चांडाल चौकड़ी कुछ नहीं, इनको कहते हैं गैंग्स ऑफ फोर, गैंग्स ऑफ फोर, चार लोगों की गैंग, जिसमें मुख्यतः चार लोग शामिल है, जिसका जो नेतृत्व था चांडाल चौकड़ी का, नेतृत्व किया था जियांग, किसने, जियांग क्विंग, जियांग क्विंग ने इसका नेतृत्व किया था, ये उसका नेता था, इसके साथ तीन और सदस्य थे। तो एक जियांग क्विंग हो गया, दूसरा व्यक्ति है, उसका क्या नाम है, दूसरे व्यक्ति का नाम है झांग, झांग चुनकियो, है ना। दूसरे व्यक्ति थे झांग चुनकियो, तीसरे व्यक्ति का नाम था यावो वेन युआन, ये तीसरे व्यक्ति थे चंडाल चौकड़ी में। और चौथे जो व्यक्ति थे उनका नाम था वांग हागवेन, ठीक है, हांगवेन। तो ये चार लोग थे चंडाल चौकड़ी में, इन्होंने चार लोगों का एक संगठन बनाया।
और ये क्या करते थे, इनका उद्देश्य, ये जो चार चौक लोग थे या जो चंडाल चौकड़ी थे, इनका उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक क्रांति को लागू करने का जिम्मा दिया था, कैसे भी। चार अलग अलग लोगों को इन्होंने तैयार किया एक समूह बना के, और इनके माध्यम से अब क्या करना था, माओ को सांस्कृतिक क्रांति लगा लागू करना था। ठीक है, तो इन्होंने सारे तरीके अपनाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा साम्यवाद को बढ़ाया जाए। तो ये चांडाल चौकड़ी इनके बिहाफ पे काम करती थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब माओ की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो चांडाल चौकड़ी जो थी, ये चार लोग की जो गैंग थी, इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। इनको गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये साम्यवाद का प्रचार करने के लिए बहुत सारे गलत तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। तो इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है ना। तो ये थे चार लोग, चंडाल चौकड़ी जिसे कहा जाता है। हाँ, इसके अलावा सांस्कृतिक क्रांति में माओ ने क्या किया, जो स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी थे, इनको गाँव में भेजा। चूंकि इनको मार्क्सवाद से प्रभावित किया और गाँव में भेजा, चूंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसी बात करेंगे तो लोग इनकी बातों से क्या होंगे, ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ज्यादा से ज्यादा साम्यवाद के प्रचार करने की कोशिश की। ठीक है, तो मुख्यतः ये सिद्धांत था, इनकी सांस्कृतिक क्रांति ये थी कि मानसिक रूप से लोगों में साम्यवाद के प्रति प्रेम पैदा करना, इसी को कहा जाता है माओ की सांस्कृतिक क्रांति। चांडाल चौकड़ी इन्होंने बनाई थी चार लोगों की। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इसके लिए रेड गार्ड्स बनाए, लाल सुरक्षा कर्मी तैनात करे, है ना, और सांस्कृतिक रूप से लोगों के विचारों को प्रभावित करना था। जो दल में कमी आ गई थी, दल का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा था, उसको कम करना था। भ्रष्टाचार जो बढ़ चुका था नौकरशाही के रूप में, और इधर उधर तानाशाही बढ़ रही थी, उसको कम करने के लिए इन्होंने प्रशासनिक सुधार किए। इसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसकी सांस्कृतिक क्रांति कहा जाता है हमारे माओ महोदय की। आगे चलते हैं और अगला विचार देखते हैं माओ का। तो वो अगला विचार है माओ का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंसा का बहुत ज्यादा समर्थन किया। देखो, हम अगला विचार देखते हैं माओ का हिंसा को लेकर। माओ का हिंसा के प्रति दृष्टिकोण, हिंसा पर दृष्टिकोण, ध्यान रखिएगा, ये इनसे संबंधित है। इन्होंने हिंसा पर बहुत जोर दिया है। हिंसा पर क्या किया है, बहुत जोर दिया है। हिंसा को अपरिहार्य माना है। क्या अपरिहार्य का मतलब होता है, लाजमी। हिंसा होना तो बहुत जरूरी है। हिंसा को बहुत जोर दिया और बहुत जरूरी समझा है इन्होंने। ठीक है, इनका मानना था केवल बंदूक की शक्ति के द्वारा, इनका मानना था केवल बंदूक की शक्ति के द्वारा, केवल बंदूक की शक्ति के द्वारा ही विश्व को नए साँचे में ढाला जा सकता है। सकता है, देखो ये कह रहे हैं कि हिंसा इतनी जरूरी है, अगर आपको दुनिया को बदलना है, शोषण को खत्म करना है, समानता लानी है, तो केवल बंदूक की सहायता से ही आप क्या कर सकते हो, दुनिया का नक्शा बदल सकते हो। बिना हिंसा के हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा युद्ध को मिटाने का एक ही उपाय है। क्या कहा कि युद्ध को मिटाने का एक ही उपाय है। एक ही उपाय है, वो क्या है, वो है युद्ध। आपको युद्ध से ही आप युद्ध को खत्म कर सकते हैं, बिना हिंसा के और बिना लड़ाई कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर बंदूक से छुटकारा पाना है, युद्ध से आपको छुटकारा पाना है, तो ये बंदूक की सहारा से ही संभव है। बंदूक के सहारे से ही आप बंदूक से छुटकारा पा सकते हो, युद्ध से छुटकारा पा सकते हो, ये इसकी बात करते हैं। हिंसा को बहुत जरूरी माना है ना, हिंसा से ही आप क्या कर सकते हो, हिंसा से ही आप युद्ध समाप्त कर सकते हो, समानता ला सकते हो। ठीक है, इन्होंने हिंसा का इस तरीके से बहुत समर्थन किया, और इनने क्या कहा था कि जो क्रांति है, वो बंदूक की नली से ही संभव होती है। क्रांति भी करना है ना, तो बंदूक की नली से ही संभव होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे तर्क देकर अलग अलग इन्होंने हिंसा, बंदूक और इन सब चीजों का समर्थन किया है।
ठीक है, तो ये इनके हिंसा को लेकर विचार थे। फिर जब माओ की मृत्यु होती है और अगले राष्ट्रपति बनते हैं चीन के 1976 में। ठीक है, 1976 में कौन बनते हैं? डेंग सियाओपिंग, ये राष्ट्रपति बनते हैं अगले चाइना के। तो इनने शोक वर्ष कहा, ये जो 10 वर्ष थे ना क्रांति के 1966 से लेकर 1976 के समय को राष्ट्रीय शोक कहा इन्होंने। ठीक है, राष्ट्रीय शोक कहकर घोषित किया। माओ के जो सांस्कृतिक क्रांति वाला समय था इसको राष्ट्रीय शोक या राष्ट्रीय अराजकता कहा। ये अराजकता की स्थिति में पहुंच गए थे माओ, बहुत तानाशाही जैसी इन्होंने स्थापित की थी और ये कहकर ये आलोचना करते हैं माओ की। ठीक है, अब अगला सिद्धांत देखते हैं माओ का, है ना, एफ हेडिंग डालते हैं। अगला इनका राजनीतिक विचार या सिद्धांत है चारा व छड़ी की नीति। तो क्या है ये चारा और छड़ी की नीति, ये देख लेते हैं। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है इनका, चारा और छड़ी की नीति। जो चारा व छड़ी की नीति थी ना, ये नीति इनकी किससे संबंधित थी? विदेश नीति से। विदेश नीति से संबंधित ये नीति थी। इसका मतलब ये होता था कि आपके जो दूसरे देशों से संबंध है वो दो आधार पर बनेंगे। अपने लाभ को देखते हुए चाइना किसी भी देश से संबंध बनाएगा तो इन दो संबंध पे चलेगा। तो चारा की नीति क्या होती है? किसी से दोस्ती करना। चारा की नीति होती है दोस्ती करना। दोस्ती के द्वारा दूसरे अपने पड़ोसी देश से या विदेश से अच्छे संबंध बना के रखो ताकि अपने पे खतरा ना हो और अपन सुरक्षित हो जाए। तो जैसे देखो, इन्होंने 1952 में हमसे संधि की थी मित्रता की, भारत से, जिसको हमने क्या कहा था? हमने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, नेहरू जी ने। ठीक है, भाई भाई करके हमने बड़ा खुश होकर पंचशील का इनसे समझौता किया, है ना। पंचशील जो हमारी विदेश नीति थी उसको आधार मानकर हमने इनसे समझौता किया, हिंदी चीनी भाई भाई, कि हिंदी चीनी भाई भाई है, हम में कोई संघर्ष नहीं है। नेहरू जी आदर्शवादी थे हमारे, उधर से माओ और ये तो चतुर युद्ध में निपुण लोग थे। तो जब ये दूसरी चीजों में उलझे थे तो इन्होंने भारत से दोस्ती कर ली। ठीक है, इसके बाद में ये विदेश नीति से संबंधित है चारा और छड़ की नीति। इसके अलावा जो साम्राज्यवाद है, यहाँ देखो माओ में क्या आ गया? साम्राज्यवाद की भावना आ गई और विस्तारवाद की भावना आ गई। जब ये मजबूत हो गए, इनकी क्रांति स्थापित होगी, तो इनमें भी विचार जाएगा क्यों ना चीन को बढ़ाया जाए और क्षेत्रों पे कब्जा किया जाए, हमारा दूसरे देशों में साम्यवाद बनाया जाए, दूसरे आसपास के जो द्वीप है उन पर कब्जा किया जाए कि ये कभी हमारे रहे हैं। इस तरह की भावना पैदा करके अति की ओर ये बढ़ने लगे। तो इनने पहले भारत के साथ क्या किया? भारत के साथ दोस्ती की, मतलब चारा की नीति अपनाई। ये ऐसे ही करते हैं कि पहले चारा डालते हैं, खूब लोन देंगे आपको, मित्र बन के आप पे कर्जा कर देंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे? आप पे अधिकार कर लेंगे। ये आज भी ये भावना चल रही है चीन की। तो चारा डाल के इस तरीके से दोस्ती करना और खूब अच्छे बनने की कोशिश करना, है ना। तो हमसे संधि की। फिर उन्होंने क्या किया? फिर समय आया 1962 का, बिना किसी कारण से इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसको कहते हैं छड़ी की नीति, लड़ाई, युद्ध। समझे आप? दोस्ती करो तो उसको कहते हैं चारा की नीति। किसी देश से आप तो दोस्ती का संबंध बनाते हो, चारा डाल के उसको अपनी तरफ कर लो, नहीं हो रहा तो छड़ी मार के अपनी तरफ कर लो, युद्ध करके छीन लो। ये नीति थी, है ना। छड़ी की नीति मतलब आक्रमण करना, और चारा डालना मतलब ऑफर करना, दोस्ती रखना किसी भी बहाने से। समझ गए? जैसे एक घोड़ा है, उसको अपनी तरफ बुलाना है तो आप चारा या किसी चीज का लालच देंगे तो आ जाएगा खाने के बहाने से, और नहीं आएगा तो आप डर दिखाकर भी उसको मार ठोक कर भी अपने पास बुला सकते हैं। समझ गए? इस तरह की ये नीति थी। तो छड़ी युद्ध के सहारे से भी अपने हित को पूरा करना है, चारा के सहारे से। ये इस तरह की चाइना की नीति रही है। तो इस नीति के माध्यम से इन्होंने क्या किया? साम्राज्यवादी भाव इनके अंदर आ गए कि क्यों ना दूसरे देशों पर अधिकार किया जाए और खूब बढ़ाया जाए चाइना को। तो इसी नीतियों में इन्होंने क्या किया? इस नीति को और आगे बढ़कर इन्होंने नाम दे दिया मिडिल किंगडम पॉलिसी। क्या कहा? मिडिल किंगडम पॉलिसी, या फिर आप इसे कहते हैं पांच अंगुलियों की नीति। पांच अंगुलियों की नीति या पांच उंगलियों की नीति। देखो भैया, इनने फिर माओ ने एक अलग सिद्धांत दे दिया। इनका साम्राज्यवाद इस तरीके से बढ़ने लगा कि दूसरे देश को भी, दूसरे देश के जो हिस्से हैं ना, उनको भी अपना हिस्सा कहने लगे।
कैसे हुआ तो देखो, ये चीनी साम्राज्यवाद की नई नीति थी। अब माओ बिल्कुल एक तानाशाह बनने लगा और उसको अपने आप को युद्ध में इतना माहिर समझने लगा कि पूरी दुनिया पे कब्जा करने की तरीके से सोचने लगा। ठीक है। साम्राज्य और विस्तारवाद की नीति थी, खुद का विस्तार करने के लिए उन्होंने सोचा कि चीन को और बड़ा बनाया जाए और संसाधनों पर कब्जा किया जाए। तो 5 उंगलियों की नीति क्या है? तो देखो, 5 उंगलियों की नीति कुछ इस तरीके की है कि ये मानो ये आपकी हथेली है। ठीक है। ये दाएं हाथ की हथेली का इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि चीन की जो दाएं हाथ की हथेली है ना, ये हथेली, ये पहली उंगली आपकी, ये दूसरी उंगली, ठीक है, एक तीसरी उंगली और ये चौथी उंगली। उसके बाद में ये आपका हो गया अंगूठा। ठीक है। ये एक हाथ बना आपका। तो देखो, चीन को पूरा शरीर तो मान ही लिया आपने, इधर चीन पूरा शरीर है, पर ये 5 उंगलियां हैं। तो इसमें क्या है, जैसे देखो, तिब्बत है। तिब्बत हथेली है बाएं हाथ की। जो तिब्बत है ये चाइना के दाएं हाथ की हथेली है, सॉरी। तिब्बत क्या है, चाइना के दाएं हाथ की हथेली है। इसको इन्होंने माना हथेली, माना तिब्बत को। उसके बाद में जो ये 5 मतलब उंगलियां और जो अंगूठे है ना, ये जो उंगलियां और ये अंगूठे है, ये क्या है, ये जो 5 और अन्य स्टेट है ना, जैसे देखो, इसमें एक आता है लद्दाख, नेपाल, भूटान, है ना, इसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इन्होंने कहा कि ये जो है ये चाइना की तिब्बत हथेली है और ये बाकी जो ये 5 जैसे लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य है या ये जो भूभाग है, ये चीन की उंगलियों की तरह है। तो ये हमारे ही भाग्य है और इनको चीन में मिलाने की वकालत की। चीन में मिलाने की वकालत की, है ना। इसी को लेकर उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत को कम से कम एक युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, बहुत अपना एरिया चाइना को देना पड़ा। ये सब चीजें हुई। तो ये है इनके 5 उंगलियों की नीति। ठीक है, विस्तारवादी नीति थी, किसी सिद्धांत पे आधारित नहीं है ना, बेवजह की बात है, पर फिर भी चीन अपना अधिकार मानता है, पता नहीं क्यों मानता है। ठीक है। ये उनके 5 उंगलियों की नीति थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला विचार देखिए इनका, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार। अगला विचार है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। ये भी दिखावा के लिए था एक तरीके से। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का मतलब क्या है, जो दल होगा, दल, लोगों में खुद तो चेतना नहीं आती क्रांति करने के लिए, लोगों को पता ही नहीं होता, अपने काम धंधे में लगे होते, तो दल लोगों में क्या करेगा, लोगों में चेतना का विकास करेगा, साम्यवादी चेतना का, जिसके माध्यम से क्रांति होगी। तो दल अग्रवाहक पंथी होगी, दल सबसे आगे होगा, है ना। जो लोग जो क्या करेगा, लोगों में चेतना का विकास करेगा ताकि लोग क्रांति कर सके। तो लो इन्होंने कहा, इन्होंने जो दल है, दल को क्या कहा, तो दल ही वो है जो सब में चेतना का विकास करेगा। दल में लोग बुद्धिजीवी किस्म के होंगे जो प्रशिक्षित होंगे साम्यवादी क्रांति करने के लिए। वो साम्यवादी चेतना का ज्यादा से ज्यादा लोगों में विकास करेंगे। और दल में क्या होगा, दल लोकतंत्र का केंद्रवाद होगा, मतलब विचार विमर्श किया जाएगा और जो नेतृत्व का चयन होगा, जो शीर्ष नेतृत्व बनेगा साम्यवादी पार्टी का, इसको दल के द्वारा चुना जाएगा, दल के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है ना, तो दल इस तरीके से लोकतंत्र का एक केंद्र होगा कि ये चुनाव करेगा नेतृत्व का कि कौन प्रमुख बनेगा। और एक बार चुनाव करने के बाद उसकी बातें मानना अनिवार्य होगा, मानना अनिवार्य हो गया उसकी बातें, है ना, जो भी दल का प्रमुख बनता है उसकी बातें और दल की बात सबके लिए मानना अनिवार्य होगी। ठीक है। दल का शासन होगा सब पर, दल का शासन होगा फिर सब पर और प्रमुख का। सेना का शासन नहीं होगा, सेना पर भी किसका शासन होगा, सेना पर भी दल का शासन होगा। आज के चाइना की आप स्थिति देख लीजिए, सेम स्थिति आपको मिलेगी। एक बार सी जिनपिंग का चुनाव हो गया तो वो सर्वे सर्वा, फिर पार्टी सर्वे सर्वा, पार्टी हर चीज को दल यानी कि कंट्रोल करता है। इसी को उन्होंने क्या कहा,
लोकतांत्रिक केंद्रवाद कि दल केंद्र में होगा, दल सर्वे सर्वा का चुनाव करेगा, दल माहौल बनाएगा लोगों में क्रांति के लिए, इसलिए दल को इन्होंने महत्व दिया है। उसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहा है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विचार थे इनके लोकतांत्रिक केंद्रवाद को लेकर। इसके अलावा रेड गार्ड में आपको बता चुका हूं। रेड गार्ड कौन थे? लाल सुरक्षा कर्मी, वही जो सांस्कृतिक क्रांति के समय इन्होंने बनाया है ना। सैनिक, सांस्कृतिक क्रांति करने के लिए युवाओं को इन्होंने सैनिक बनाया। ठीक है। इनके हाथ में लाल किताब होती थी जिसमें माओ के साम्यवादी विचार होते थे। इसके माध्यम से युवाओं के विचारों को प्रभावित करते थे, उनको गांव भिजवाते थे और वो सबके विचारों में परिवर्तन करते थे। ठीक है। इन्हें रेड गार्ड कहा जाता था। ध्यान रखिए, माओ ने जो रेड गार्ड है, मतलब लाल सैनिक, इनको क्या कहा? इनको कहा क्रांति के नए प्रहरी। क्रांति के नए प्रहरी कौन है तो आप बता देंगे? क्रांति के नए प्रहरी कौन है? तो भैया, क्रांति के नए प्रहरी है रेड गार्ड। ठीक है। चीनी सेना पर सबसे ज्यादा ही रेड इन्हीं का प्रभाव था, तो पूरे कहीं ना कहीं सबके विचारों को इन्होंने साम्यवादी बनाने के बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है। अब आखिरी में कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं जो माओ से संबंधित है। कुछ कथन देख लेते हैं माओ के ना, इतना जानना माओ का आपके लिए बहुत है, मेरे हिसाब से जरूरत से ज्यादा है। कुछ महत्वपूर्ण कथनों को आप देख लीजिए। इन्होंने कहा था कि जो शक्ति है, माओ का कथन है कि राजनीतिक शक्ति जो होती है ना, बंदूक की नली से निकलती है। बंदूक की नली से निकलती है राजनीतिक शक्ति। कैसे निकलती है? बंदूक की नली से निकलती है। ठीक है। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। बंदूक से ज्यादा जरूरी है, बंदूक से ज्यादा जरूरी क्या है? उसे चलाने वाले हाथ। मतलब हथियारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोग। लोग आए और साम्यवादी विचारों से प्रभावित हो, लोगों के समूह से क्रांति होती है, केवल हथियारों से क्रांति नहीं होती। तो बंदूक से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको चलाने वाले हाथ। ठीक है। इन्होंने कहा कि पार्टी बंदूक को नियंत्रित करती है, पार्टी गन को नियंत्रित करती है ना। गन पार्टी को नियंत्रित नहीं करती, गन पार्टी को नियंत्रित नहीं करती। नहीं करती है ना। पार्टी गन को नियंत्रित करती, हिंसा को नियंत्रित कौन करता है? पार्टी करती है। ठीक है। युद्ध में संघर्ष महत्वपूर्ण है ना। इन्होंने कहा कि युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण है। ठीक है। हथियार महत्वपूर्ण है, बंदूक महत्वपूर्ण है, किंतु निर्णय कौन करता है युद्ध में? मनुष्य करता है, बंदूक नहीं करती। निर्णय करना मनुष्य के हाथ में होता है, बंदूक के हाथ में नहीं होता। बंदूक केवल जरूरी होती है, ठीक है, बाकी निर्णय मनुष्य करता है। तो मनुष्य को महत्व दे रहा है, ना कि जड़ वस्तु। बंदूक जड़ वस्तु है, वो बिना मानव के संभव ही नहीं है। तो बेसिकली आपके पास हथियार है तो भी आपके पास मानव होना चाहिए क्रांति करने के लिए। ये बात यहाँ कह रहे हैं हमारे माओ महोदय। ठीक है। अमेरिका ने परमाणु बम बनाए थे, तो ये मानते ही नहीं थे। जो अमेरिका के, यूएसए के परमाणु बम है, परमाणु बम को इन्होंने क्या कहा? कि उन्होंने कहा कागजी शेर है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है, परमाणु बम वास्तविक नहीं है, केवल कागज पे बने हुए हैं। ये बात कहकर ये यूएसए की आलोचना करते थे। ठीक है। और कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 1000 वर्ष, ये इन्होंने लंबी छलांग आंदोलन के समय कहा था, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इन्होंने कहा जो क्रांति है वो दीर्घकालीन प्रक्रिया है। क्रांति कैसी है? क्रांति दीर्घकालीन है ना, एकदम से रात्रि भोज की तरह नहीं है कि एक रात में मिल जाएगी। क्रांति बहुत दीर्घकालीन प्रक्रिया है, एक रात्रि भोज की तरह नहीं है कि केवल एक बार में या एक रात में हमको ये मिल जाएगी। ठीक है। राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति क्या है? राजनीति खून खराबे वाला युद्ध है।
बहुत अच्छी परिभाषा दी राजनीति की, कहा कि राजनीति खून खराबा वाला युद्ध है। और राजनीति केंद्र की बात करते हैं कि पूरी के पूरे राज्य में, पूरे देश में, या पूरी जो भी एक राज्य होता है उसके केंद्र में क्या होती है, राजनीति केंद्र में होती है। राजनीति के हिसाब से सारी चीजों का निर्धारण होता है ना, तो राजनीति केंद्रवाद की ये बात करते हैं। ठीक है। किसानों को अग्रवाहक बनाया इन्होंने क्रांति का। किसानों को अग्रवाहक बनाया क्रांति का, ये हम देख चुके हैं, ये इनका मुख्य विचार है। ठीक है। क्रांति के केंद्र इन्होंने किसको बनाया, गांव को क्रांति का केंद्र बनाया। ठीक है ना, गांव को क्रांति का इन्होंने केंद्र बनाया। महिलाओं को लेकर कहा, महिला समानता की बात की और कहा जो आधा आधा भार है ना, या आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। उठा रखा है ना, नारी शक्ति को इन्होंने महत्व दिया और कहा कि आधा आसमान या आधा भार जो है हमारा, नारियों ने उठा के रखा है, तो नारी सशक्तिकरण की ये बात करते थे। युद्ध की गुरिल्ला पद्धति का इन्होंने युद्ध में प्रयोग किया, या इसे छापा मार भी कहते हैं। एकदम से आओ, कब्जा करो, लूटपाट करो, हमला करके दुश्मन को घायल करो और भग जाओ, फिर कहीं और उससे उस पे हमला करो। सामने से आप उनसे लड़ नहीं सकते तो छोटे छोटे रूप में लड़कर आप बड़े से बड़े दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं। ठीक है। इन्होंने शिक्षा को लेकर कहा हमें बहुत सी किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। हमें बहुत किताबें पढ़नी चाहिए पर ज्यादा भी नहीं। क्या पढ़ना चाहिए, मार्क्सवादी साहित्य पढ़ना चाहिए, मार्क्सवादी किताबें पढ़नी चाहिए। साम्यवाद सीखे लोग इसलिए कहते हैं किताबें पढ़नी चाहिए, पर कैसी, मार्क्सवादी किताबें पढ़नी चाहिए, दूसरी नहीं। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण विचार थे हमारे माओ महोदय को लेकर जो हमने देखे। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।